कुणाल जी वो वैसे बोल रहे थे ललिता जी की तरह, सर्फ की खरीदारी में सब ज्यादा समझदारी। आपके जमाने में ऐसे ही बोलती थी ना वो, हाँ? नहीं अनिल जी, मेरे से एक जमाने पहले, अनिल जी आपके जमाने का है वो, अनिल जी। अच्छा, आपके और मेरे के जमाने में इतना एक जमाने का फर्क है? मैं इतना एक्सपीरियंस, इतना सम्मानजनक आदमी हूँ आपके मुकाबले में, मैंने सोचा नहीं था। जी बंसल जी कुछ मेरे पक्ष में कुछ बंसल जी बोलना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी पोल करा लीजिए। पोल खुल जाएगी। अनिल जी कुणाल जी पोल कराना चाह रहे हैं, अनिल जी पोल कराना चाह रहे हैं अनिल जी दोबारा से। पोल खुल जाएगी। 33% भी नहीं आएंगे अनिल जी, पिछली बार 33% के आसपास आ गए थे। हाँ, लेकिन पिछली बार तो 10-12% मैंने डलवाए थे, ताकि क्या है कि कम से कम है ना आदमी मुकाबले में खड़ा रहे। अगली बार बोले मैं तो खेलूंगा ही नहीं, मैं तो खेलूंगा ही नहीं, वैसा हो जाए तो। जी कुणाल जी। अनिल जी, जी अनिल जी देखिए, इस बार पोल कराएं तो केवल जो महिलाएं हैं उन्हीं के लिए अनिल जी ऑप्शन होना चाहिए वोट करने का। अनिल जी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपकी तो जमानत ही जब्त हो जाएगी, घर का वोट भी नहीं मिलेगा आपको तो। चलिए आइए, मार्केट हो चुकी है सेटल, बढ़ते आगे। दीप्ता ये हो गई क्लोज प्री ओपनिंग सेशन? जो एक्सपेक्टेड था सर वही हो रहा है। 750 पर निफ्टी खुल रहा है, 125 अंक ऊपर, 300 अंक ऊपर बैंक निफ्टी खुल रहा है 39,760 के लेवल पर। 775 के ऊपर टिकने के बाद तेजी और बनेगी, वो 825 से 850 तक ले जाएगी। ये 750 से 850 ऊपर की रेंज है आज के लिए, तो इसमें देखते हैं कहां तक पहुंच कर रुकते हैं। तो 750 750 तुरंत छोटा सा लेवल है, 825 850 ऊपर का लेवल। मुझे जो लगता है वो ये कि खुलने के बाद भी थोड़ा और बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि थोड़े शॉर्ट्स हैं। 17,700 तक ऑलरेडी आपके 1.25 करोड़ शेयर करीबन निफ्टी पे शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा आपको ऊपर ले जाने की कोशिश तो करेगी। अब ये शॉर्ट कवरिंग तो ले जाएगी। मेन प्रॉब्लम इधर नहीं है दीप, उधर है बैंक निफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी आपका 39,760 पे खुल रहा है, सीधा 300 पॉइंट ऊपर। तो हमारा 600 के आसपास जो स्टॉप लॉस था ये 39,800 के ऊपर टिकता है। 39,800 की इस पूरे रनअप में आपको सबसे बेस्ट क्लोजिंग 39,806 की मिली हुई है, ठीक है। 39,805 की शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को। उसके ऊपर टिकने पे आप है ना 39,950 40,050 तक की तरफ बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी जैसे जैसे ऊपर होगा, निफ्टी पे भी थोड़ा तो सपोर्ट आएगा। सो आई थिंक फिर उसके बाद आपका 825 850 तक का रास्ता निफ्टी में खुलता है। बैंक निफ्टी क्योंकि गैप से खुल रहा है, खरीदने के लिए थोड़ा लेट है हम। नेचुरली मैं खरीदने के लिए चाहूंगा कि 39,75 के आसपास मिले तो पहला एंट्री पॉइंट वहां होगा। थोड़ा वेट करेंगे, या 850 के ऊपर टिकने पर थोड़ी और तेजी बनेगी। लेकिन क्योंकि 300 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर खुल रहा है, थोड़ा नीचे मिले। क्या है, जब गैप से खुलता है नीचे की तरफ तो बहुत सारे शॉर्ट सेलर भी काटने आते हैं। जब गैप से ऊपर की तरफ खुलता है, क्योंकि कल किसी ने 3:30 बजे ये नहीं सोचा था कि इतना ऊपर खुलेंगे आप। तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर वो आ जाती है तो उसके बाद फिर आप बढ़ जाएंगे। तो अगर शुरुआत की 3-4-5 मिनट में से सपोज 50 पॉइंट ऊपर से निफ्टी नीचे आ जाए, जहां से भी बैंक निफ्टी 100 125 150 नीचे आ जाए, तो फिर ले लेना है ऐसा। तो एंट्री पॉइंट थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ रहना है, सिंपल। गॉट इट। आइए, पालिया साहब है तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। पालिया साहब भी बताएंगे अपनी पिक। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सो पिक ऑफ द डे में ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही हमारा स्टॉक है, और उसमें अपोलो टायर स्टॉक्स पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से अपोलो टायर में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली मंथली सेटअप पे दिया है, तो हम अपोलो टायर पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 285 तक के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा करीब 270 के आसपास। अपोलो टायर में कल शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली थी, हमें लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम आज भी कैरी होते हुए दिख सकता है, तो अपोलो टायर बाय करने की सलाह। ओके, तो अपोलो टायर्स पर रखिए नजर। कल बढ़िया मोमेंटम में भी दिख रहे थे हमें। इनफैक्ट परसों हमने अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक देखा था, और बाकी टायर स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आ रही थी, और एक्सपेक्टेशन है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। टाटा मोटर्स आज ये भी ओपनिंग पर अच्छे एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। सिटीज आप 2 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था ऑटो स्टॉक्स में, अब फिर से तेजी के लिए तैयार। टाटा मोटर्स 450 पर कोई राय आपकी? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, और ऑटो स्टॉक्स तो फोकस में ही है। और जो कंसोलिडेशन या गिरावट आती है, अच्छा मौका होता है इन स्टॉक्स को खरीदने का। और इस स्टॉक में जो यूके में भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए। और बाकी करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह टाटा मोटर्स।
बिल्कुल, तो करंट लेवल्स पर खरीदारी की सलाह है टाटा मोटर्स पर। इनफैक्ट सारे निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खुल रहे हैं, सिर्फ एक ओएनजीसी है जो हल्की फुल्की गिरावट के साथ खुल रहा है, कुछ ज्यादा सुस्ती वहां पर भी आपको नहीं दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज, इसको भी रखिए रेडार पर, ये भी एक्शन में आते हुए दिख रहा है, कल भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहे थे फार्मा स्टॉक्स। वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज आज के लिए कोई राय सर? करीब 1.25% ऊपर ये काउंटर आपको खुलने की तैयारी दिखा रहा है, और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट रेटिंग 5100 के टारगेट्स भी आए, तो करंट लेवल से 900 रुपए की तेजी वो भी देख रहे हैं। कोई राय सर रेड्डीज पर? दीपांशु, पिछले कई हफ्तों से ये कंसोलिडेशन में है, 4100 का लेवल नहीं ब्रेक किया है और आज ये ऑन द अपसाइड ब्रेक करने की तैयारी है, 4300 के आसपास है। मुझे लगता है हल्की सी करेक्टिव मूव आ सकती है, 4260 240 ये लेवल पे आता है, बाय करना चाहिए। 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 4500 तक अगले कुछ दिनों में जाना चाहिए, तो व्यू पॉजिटिव है। व्यू इस पर पॉजिटिव ही रहने वाला है। यहां पर रखिए नजर। सीजी पावर, यहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने करीब 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स बेचे थे, ये स्टॉक भी एक बार रेडार पर रहता है। बंसल जी, जरा सीजी पावर के चार्ट पर राय दें सर, 1.5% ऊपर खुलते हुए दिख रहा है। दीपांशु, बेहतरीन यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मार्केट की किसी करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली दीपांशु एकदम टर्न अराउंड पॉइंट पर है। यहाँ पर 218 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है, 229 से लेकर 232 के टारगेट के लिए। तो इस पर भी रखनी है नजर। एक क्विक कॉल ब्लू स्टार पर भी ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। सुमित जी, ब्लू स्टार पर जरा एक बार राय दें, यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है। जो ब्लू स्टार के अंदर तेजी का ट्रेंड है, स्टॉक कंटिन्यूस तेजी में चल रहा है और अभी यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 1130 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा। 1180 से लेके 1200 रुपए तक के लेवल कुछ ही दिनों में ब्लू स्टार में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट 1100 के आसपास है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 1180-1200 के लेवल जल्दी ही ब्लू स्टार में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए ब्लू स्टार भी। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स कल हुई हैं, आज भी इंडिगो की ब्लॉक डील पर नजर रहेगी। नजर रखिए धामपुर शुगर पर और धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिस्ट होने वाली जो डीमर्जर हुआ था, बीईएमएल लैंड एसेट डीमर्जर की आज एडजस्टमेंट डेट है, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एडजस्टमेंट से फोकस दिखेगा। 10% नीचे बीईएमएल आपको फिलहाल दिख रहा है इस समय। एक्शन ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा प्री ओपनिंग सेशन का एक्शन। बढ़ाते हैं आगे सेक्शन को, देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन आगे बनता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल बढ़िया मजबूती के साथ भारतीय बाजार खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। 125 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, 350 सेंसेक्स और 300 बैंक निफ्टी। घंटी की मधुर आवाज आपकी कानों में गूंजती हुई नजर आएगी इस वक्त। 17,750 % मजबूत, 125 पॉइंट ऊपर, 350 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी मजबूत। 39,800, वाओ, बहुत ही बढ़िया। 825, क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस। 765 आ गए, 850, 39,850 और 17,765, दो लेवल आपकी स्क्रीन पर। 60,000 की तरफ नहीं, 59,500 की तरफ बढ़ता हुआ सेंसेक्स, 450 अंक मजबूत है, 340 अंक मजबूत बैंक निफ्टी है और 17,765 के अहम लेवल के आसपास निफ्टी इस वक्त पहुंचता हुआ दिख रहा है। दमदार शुरुआत। क्या है मजबूत, उससे पहले बताऊंगा क्या है कमजोर, क्योंकि एक ही है ओएनजीसी और हीरो मोटोकॉर्प, वो भी कुछ नहीं। ओएनजीसी बचा खाली 15 पैसे कमजोर, खाली। बढ़ जाना भाई, अकेला क्यों लाल निशान में। इसके अलावा जो सारे मजबूत है बता दीजिए। टेक महिंद्रा 2% मजबूत है, श्री सीमेंट, महिंद्रा, ये दोनों ही स्टॉक मजबूत है। प्राइवेट बैंक्स भी आज जोश में है। आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक दोनों ही कमाल करने को तैयार है। हमारा प्यारा आईटीसी भी 1% मजबूत खुला है। तो आज मजबूत क्या है, सबसे ज्यादा है आईटी के बाद कच्चे तेल से जिनको फायदा होता है दाम देने से वो, और तीसरा है ऑटो। आईटी, ऑटो, बैंक, ये 3 सेक्टर हैं जो ज्यादा मजबूती दिखाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी के 50 में से सिर्फ एक एसबीआई लाइफ लाल निशान में, जिसको हमने जोश दिलाया था, वो तो ओएनजीसी ऊपर आ गया, ये नीचे रह गया, आ गया। तो बाकी 49 स्टॉक मजबूत हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए। एचपीसीएल 3% की तेजी के साथ टॉप गेनर, परसिस्टेंट 2% मजबूत, एम्फेसिस 1.5% मजबूत। तो सेठी साहब ने आज जो माइंट्री दिया है, मिड कैप आईटी शेयरों में तेजी की जो उम्मीद जताई थी, आज टॉप गेनर्स में मिड कैप आईटी शेयर छाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस, इंटेलेक्ट, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। वायदा कारोबार के कुछ कमजोर खिलाड़ी आपको बता दूं, इंडिगो जो ब्लॉक डील्स हुई है उसके बाद यहाँ पर 3% की कमजोरी है, 1919 रुपए का लेवल है। आईसीआईसीआई प्रू 1% कमजोर है, एसबीआई लाइफ 0.5% कमजोर, कोई खास बात नहीं। 17,750 के आसपास टिके रहने में कामयाब निफ्टी
और बैंक निफ्टी भी 39,800 के आसपास टिका हुआ। तो मजबूत खुलने के बाद 0.1% से ज्यादा की मजबूती को होल्ड करते हुए बाजार कहीं कोई कमजोरी का संकेत है नहीं। कैश के कई सारे स्टॉक्स एक्टिव हो रहे हैं। हमें अनिल जी BEML पर रखी नजर, धामपुर शुगर पर रखी नजर, सोनाटा सॉफ्टवेयर जो 1:3 के बोनस पर एडजस्ट हो रहा है, ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। तानला प्लेटफॉर्म्स, इस पर रखिए नजर। आज बोर्ड की बैठक है, बायबैक पर विचार करने वाले और उससे पहले स्टॉक में आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही आरके फोर्जिंग 4% ऊपर ये काउंटर है। सारे के सारे पेंट स्टॉक्स ऑफकोर्स दौड़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अच्छी गिरावट आई है कच्चे तेल में। तो कंजा, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, शालीमार, इन सभी काउंटर्स में अच्छी खरीदारी दिख रही है। आइजेक हेवी इंजीनियरिंग, मिश्र धातु 2-2.5% ऊपर ये काउंटर है। वरुण बेवरेजेस, होम फर्स्ट फाइनेंस, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, मैट्रिमनी, ICICI सिक्योरिटीज, IIFL वेल्थ, DCB बैंक, कॉफी डे एंटरप्राइजेस और मजगांव डॉक लगातार एक्शन में। काउंटर कल 4-4.5% दौड़ा था, आज सुबह भी आपको 2-2.5% ऊपर ही दिख रहा है। टेस्टी बाइट, सुमिटोमो केमिकल्स, ईसैप इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर, ये भी आपको एक्शन में दिखेंगे। गिरावट कहां पर आ रही है? MMTC पर रखिए नजर। सरकार की तरफ से यहां पर कुछ एक्शन आ सकते हैं जो नेगेटिव होगा कंपनी के लिए, इस पर रहे फोकस। EIH होटल थोड़ी मुनाफा वसूली तेजी के बाद, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर भी आ रही है। नजर रखिए क्वेस्ट कॉप पर, यहां पर गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है। UTI AMC में आपको प्रेशर दिखेगा। JB केमिकल्स आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑयल इंडिया ऑफकोर्स ये भी फिसल रहा है। KEI इंडस्ट्रीज, हैट्सन एग्रो, फिनिक्स मिल्स, इरकॉन इंटरनेशनल, शॉपर स्टॉप, सुवेन फार्मा, स्टोवक्राफ्ट और उज्जीवन, साथ ही ग्लैंड फार्मा, यहां पर भी आपको वीकनेस दिख रही है। रोटेशन है अनिल जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक बार फिर से बाजार में दिख रहा है। ओपनिंग लेवल्स को आसानी से होल्ड कर रहे हैं बाजार। 750 के पास निफ्टी और 350 अंक ऊपर बैंक निफ्टी और एशियन पेंट्स, अन्य पेंट स्टॉक्स के साथ साथ मार्केट लीडर भी आपको बढ़िया तेजी में दिख रहा है। तो सारे के सारे पेंट स्टॉक्स अच्छे एक्शन में है अनिल जी। इंटरग्लोब एविएशन 3.5% नीचे, ब्लॉक डील जो होनी थी यहां पर हो चुकी है। क्या प्राइस में हुई है ब्लॉक डील? प्राइस निकालने को प्राइस 1850 फ्लोर था, अभी प्राइस खैर हुई तो 1900 के आसपास ही, इसके नीचे तो लग नहीं रही जो हुई है। तो चलिए बढ़िया है। बड़ी ब्लॉक डील आज होते दिखिए इंडिगो में, उसका फायदा आपको मिलेगा। आइए बढ़ते आगे। अब वक्त है बिगुल का। पहला बिगुल किरण का कमाल, किरण जी के लिए बिगुल। बताएं किरण जी। अनिल जी, कल आप नहीं थे, कल एक स्पेशल कॉल दिया था अल्ट्राटेक का, उस पे अपडेट देना चाहता हूं। हमने 107 पे कॉल ऑप्शन दिया था, अभी लगभग 130-31 के आसपास चल रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह होगी। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 107-110 के आसपास लेके आना चाहिए, जहां पे आपका नुकसान नहीं होगा। जो टारगेट्स है शॉर्ट टर्म के लिए 200 के, वो तो आ ही जाएंगे आज कल में, पर महीने का टारगेट जो मैंने 500 का दिया था वो भी आ जाएगा, तो ये होल्ड करने की सलाह है। अभी बाय करना है वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट अभी फ्यूचर्स में लगभग 2050 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। ये बाय करने की सलाह है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, दीपक नाइट्राइट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2040 के आसपास, 2057 के आसपास का भाव है अभी। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि इधर से आपको 2080 ये पहला टारगेट रहेगा, 2095 ये दूसरा टारगेट रहेगा। तो दीपक नाइट्राइट में खरीदी करने की सलाह होगी। 2080, 2095 दो टारगेट, 2040 का स्टॉप लॉस, और ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। दीपक नाइट्राइट ये स्टॉक तेज दौड़ लगाने में तैयार होता दिख रहा है। कुणाल जी, राकेश जी भी अपनी तैयार हैं, साथ ही सुमित जी भी। पहले बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, फिर चलेंगे सुमित जी के पास। बताएं सर जी। अनिल जी देखिए, आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग चार्ट मेरे और राकेश जी के रडार पर आया है और हम खरीदारी की राय दे रहे हैं यस बैंक पर। बड़ी मुद्दत के बाद यस बैंक पर हमारी खरीदारी की राय आ रही है। तो चार्ट पर अनिल जी बहुत अच्छा मोमेंटम हमने कल के ट्रेड में बनता हुआ देखा। हमें लगता है कि यस बैंक में जिस तरह का स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक वापस से 20-21 के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो इन स्तरों पर खरीदारी करके चलने की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है। यस बैंक पे खरीदारी की राय है। 16 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस है। 19 रुपए पहला टारगेट है। 21 रुपए दूसरा टारगेट है। और अनिल जी, काफी जो एस्पायरिंग चार्टिस्ट होते हैं ना, जो सीख रहे होते हैं, वो लोग मतलब कि फॉलो करते हैं, तो उनके लिए सलाह है कि इसका वीकली चार्ट देखें। और शर्ती अनिल जी, वीकली चार्ट से यस बैंक के वीकली चार्ट से किसी चार्टिस्ट को प्यार ना हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा। यस बैंक पर खरीदारी की राय है। 19 रुपए पहला टारगेट, 21 रुपए दूसरा टारगेट।
तो अभी तक बंसल जी मुझे चार्ट से उतना प्यार हुआ नहीं और मुझे सीखना भी है, तो मैं देखूं? नहीं अनिल जी देखिए, आप चार्ट को मत देखिए अनिल जी, आप चार्टिस्ट से प्यार कीजिए अनिल जी। जो आपका प्यार चार्टिस्ट बैठे हुए हैं ना अनिल जी। जी और अनिल जी, और एक अनिल जी रिक्वेस्ट आपसे हो रहा है, एक रिक्वेस्ट आपसे हो रहा है, और अनिल जी एक ना वो होता है डिसिप्लिन। हाँ। तो एक डिसिप्लिनरी अनिल जी ग्राउंड्स पर आपको एक्शन लेना चाहिए। आज किरण जी भी कुणाल जी का साथ दे रहे हैं अनिल जी। कैसे? वागले जी को तो आपने मतलब कि अलग कर दिया सीनियर मान के। हाँ अनिल जी अच्छा, टाई नहीं लगाई। पहने ना पहने वो एक अलग चीज है। आज किरण जी भी कुणाल जी का साथ दे रहे हैं। चलिए एक्शन लिया जाएगा, आश्वासन पर दुनिया कायम है। आइए, तो यस बैंक बड़े लंबे समय बाद यहाँ रिकमेंडेशन लिस्ट में आया है, कुछ चार्ट्स पे बड़ा एक्शन होने की तैयारी में। वाह, 19 और 21 रुपए के टारगेट के लिए बड़े दिनों बाद 17 के पार निकला। कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत यस बैंक में आते दिख रहे हैं। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी, मार्केट खुलते ही आपने कहा कि आईटी स्टॉक्स पे ध्यान रखो, तो मैंने आईटी स्टॉक्स पे नजर रखना चालू कर दिया और आईटी स्टॉक मेरे रडार पे आ गया। तो पुल बैक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 411 रुपया। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर कल का हाई, परसों का हाई ब्रेक हो रहा है। विप्रो के अंदर लोड लेवल से बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं और ये स्टॉक और आईटी सेक्टर आज परफॉर्म करना चाहिए और एक अच्छा बाउंस बैक पुल बैक इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलना चाहिए। विप्रो में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 401 रुपए का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा, तो 401 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 421 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 425 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 2 से 3 दिनों के लिए ये व्यू है, 2 से 3 दिनों के लिए लेवल है। 411 के आसपास खरीदारी करें, 401 का स्टॉप लॉस लगाएं, 421 रुपया, 425 रुपया, ये दो लेवल को ध्यान में रखते हुए विप्रो में सीएमपी में खरीदारी करें। एक बढ़िया मूव यहां से ऊपर की तरफ आज और कल तक देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो विप्रो पर रखिए नजर। कुछ और मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं। विप्रो तो लार्ज कैप स्पेस में ऑफ कोर्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे आपको एक्शन दिख रहा है। इंटेलेक्ट डिजाइनर यहाँ 3% की तेजी, ये काउंटर दिखा रहा है। बिरला सॉफ्ट में आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। एम्फेसिस भी मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। इंटेलेक्ट जरा इसकी चार्ट पर भी एक बार राय ली जाए। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है। बंसल जी, जरा इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के चार्ट देखें सर, 3% ऊपर। दीपांशु, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का टेक्निकल चार्ट काफी अच्छा है और इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है। 615 के ऊपर स्टॉक निकला है और 608 रुपए का स्टॉप लॉस है। 635, 640 रुपए के टारगेट मुझे लगता है दीपांशु यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रखनी है आपको नजर। आइए पालिया साहब के पास चलते हैं और लेते हैं उनका बीटीएसटी कॉल। बताएं पालिया साहब। दीपांशु जी, बाय करने की सलाह रहेगी एस्ट्रल पे। एस्ट्रल में जिस तरीके का फॉर्मेशन बना है, हमें लगता है अभी ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि है करीब 2530 2540 की रेंज में, वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। तो एस्ट्रल फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 2484 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 2455 का। अपसाइड के टारगेट 2535 और 2545 तक के हमें लगता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। तो एस्ट्रल यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ओके, 2535 2545 के टारगेट के लिए एस्ट्रल पर करें खरीदारी। ये स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम है। सिमी जी भी है हमारे साथ तैयार, जुड़ रही है फोन लाइन पर बीटीएसटी के लिए। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स पर है आपकी रिकमेंडेशन आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी एस्ट्रल का ही पहला कॉल था। एस्ट्रल में 2500 के आसपास है, खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 2540, दूसरा होगा 2575, तीसरा होगा 2600। एस्ट्रल में बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट थर्सडे को मैंने पहली बार बाय कॉल दिया था, फ्राइडे को भी रिपीट किया था, कल भी मैंने इसको फॉलो अप किया था। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से बहुत अच्छा तेजी पकड़ सकता है। तो एस्ट्रल में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 2480 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। एस्ट्रल में खरीदारी का सलाह होगा। रहा सवाल दूसरा कॉल की, तो मुझे लगता है कि ए से ही मैंने चूज किया है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में देखो तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये एकदम यहाँ पे खोने के लिए कुछ है ही नहीं बाकी। तो एशियन पेंट्स में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। एशियन पेंट्स करंट लेवल से खरीदारी करेंगे। बहुत बड़ा सा टारगेट देखने को मिलना चाहिए यहाँ पे। पहला टारगेट होगा 3525 का पहला टारगेट होगा। 3574 75 77 के आसपास अभी है। कैश का ही मैं भाव दे रही हूँ।
3525 का पहला टारगेट, 3555 का दूसरा टारगेट, 3570 का तीसरा टारगेट के लिए एशियन पेंट्स को खरीद कर चलेंगे। 3445 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। दोनों स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे और कल तक दोनों स्टॉक होल्ड करेंगे जब स्टॉप लॉस फिगर ना हो। ओके, तो होल्ड करिए एस्ट्रल, एशियन पेंट्स, AA, और दोनों को कच्चे तेल के दामों में गिरावट से होता है फायदा। दोनों स्टॉक्स आपको अच्छे मोमेंटम में भी आते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए बाजार पर। वागले साहब के पास चलते हैं और लेते हैं वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, टाइटन बाय करना है। टाइटन ने एक पिछले 3-4 दिनों का टॉप क्लियर किया है, 266061 का भाव है। मुझे लगता है 2700 तक के लेवल आज के दिन में दिखा देगा। आपको स्टॉप लॉस रखना है 2640, एक 18 से 20 रुपए की रिस्क होगी, और 40 से 50 2700-710 तक अगर जाता है तो 40-50 रुपए का रिवॉर्ड होगा। टाइटन, इस पर करनी है खरीदारी। कंजम्पशन यूनिवर्स के स्टॉक्स फिर से मोमेंटम में और यहां पर आपको लीडरशिप पे आते हुए दिखेगी। सुमित जी के पास चलते हैं उनकी कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। जो बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 160 रुपए 50 पैसे, 161 रुपए। और ये स्टॉक दीपांशु पिछले 10-11 दिनों से साइडवेज है और अब ये चलने वाला है। स्टॉक का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक पिछले 7 से 11 दिनों के अंदर एक साइडवेज, एक छोटे से दायरे के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। आज इसके अंदर मोमेंटम बन रहा है। मार्केट खुलने के साथ 15 मिनट में तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। कल का हाई ब्रेक हो रहा है। परसों का हाई जैसे ही निकलेगा ये स्टॉक यहां से भागेगा। यहां पे CMB पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 156-157 के पास है। तो 157 के नीचे का स्टॉप लॉस बहुत हो गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। ट्रेडिंग के लिहाज से छोटा सा स्टॉप लॉस है और यहां से जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं IEX के अंदर 166 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 166 का लेवल टूटते ही 170 रुपए तक के दूसरे टारगेट जल्दी IEX के अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत फास्ट मूव में देखने को मिलेंगे। 157 के स्टॉप लॉस से IEX में खरीदारी करें। 166, 170 ये दो टारगेट इमीडिएट शॉर्ट टर्म पुल बैक के होंगे। उसके बाद और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें IEX पर करें खरीदारी। लंबे समय बाद ये बाय रेडार पर आ रहा है, ये काउंटर फोकस में रहना चाहिए। आइए अनिल जी की तरफ से भी आपके लिए एक पिक है तैयार, बिगुल आज के 2000। जी सर। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदने इंतजार था। 39,825 के आसपास ये चल रहा है। स्पॉट लेवल में बता रहा हूँ। फ्यूचर होगा 39,930 950 के आसपास, 950 जो भी है। यहाँ मैं स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। 39,825 850 की रेंज में खरीदना है। 39,700 का स्टॉप लॉस होगा। एक्चुअली 675 कर लीजिए, 700 का आज लो है। 39,675 ये स्टॉप लॉस है और यहां पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट जो बनेगा दीप पहला होगा 39,950 का, 40,050, 40,200, 40,325 ये सारे टारगेट है जिसके लिए बैंक निफ्टी में ये सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूं मैं आपको जिसके लिए खरीदारी करनी है। दूसरा तरीका है आज ही की एक्सपायरी का 39,900 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 115 रुपए के आसपास एंट्री कीजिए, 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 175, 200 और 250 तीन टारगेट रखिए। 175, 200, 250 ये तीन टारगेट के लिए 115 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। ये बैंक निफ्टी में आज की एक्सपायरी वाला है जिसको कम रिस्क लेनी है ताकि आपकी रिस्क कितनी होगी 55 यानी 60 पॉइंट की, वो बहुत ही मिनिमम है। और अगर जो 1-2 दिनों का कल तक का व्यू लेकर चलते हैं उनको खरीदना चाहिए। फ्यूचर्स 39,950, 40,050, 40,200, 40,300। अब बता रहा हूं मैं आपको बैंक निफ्टी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहा है। सुबह से हम कह भी रहे थे कि बैंक निफ्टी आपको बढ़िया ब्रेकआउट देगा। आप लॉन्ग करें ना करें आपकी मर्जी, शॉर्ट ना रहे, शॉर्ट ना रहे। बैंक निफ्टी अब की बार जो, और अगर आज जो 17,760 770 जहां अभी ट्रेड करें, अगर निफ्टी ने आज यहां क्लोजिंग दे दी तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। बैंक निफ्टी तो भागने के लिए खाली निफ्टी का ही इंतजार कर रहा है कि निफ्टी का एक बार 17,750 800 की रेंज में जो बार बार जहां से हम घूम रहे हैं, 3 बार घूम चुके हैं, उसके ऊपर अगर बंद हो जाए तो काम हो जाएगा। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी से सारे सिग्नल आ रहे हैं यहाँ से बढ़िया तेजी बनने के। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग शेयरों में सेफ्टी है। और सबसे बढ़िया बात यह कि अगर करेक्शन आता भी तो बैंक निफ्टी तुरंत ही वापस आपको, हाँ 40,050 का तो हाई बनाया है, वापस आज देखो वहां से 200 पॉइंट ही मुश्किल से दूर है। तो आपको वो भाव वापस
एग्जिट आराम से जल्दी मिलता है, मिलते हैं, बिल्कुल, करेक्ट। बिल्कुल। सो इसलिए आपको वहां पर फोकस करिए। मुझे लगता है कि ये तेज दौड़ लगाने को तैयार है। जय ठक्कर तो है नहीं। सुमित जी प्लीज डू द ऑनर्स जरा बैंक निफ्टी पर 39,900 का कॉल ऑप्शन की भी मेरी आय है, जहां पर जरा एक बार आप भी अपनी तरफ से चार्ट्स या फिर आपके एफएनओ के डेटा जो आप जनरली एक्सपायरी का ऑप्शन में देखते हैं, जरा देख के बताएं सर। अनिल जी, बहुत बढ़िया और बड़ा मूव आने वाला है और सही टाइम पे आपने दे दिया बैंक निफ्टी के अंदर। मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी जैसे यहाँ से साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ेगा 40,000 का, तो उसके बाद दो मोमेंटम और स्ट्रांग होने वाला है और 300 से 500 पॉइंट का मूव तो बैंक निफ्टी में बहुत जल्दी पलक झपकते ही देखने को मिलेगा, ऐसा वाला मूव आएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस होल्ड करें पिछले कुछ दिनों के साइडवेज मूव के बाद और थोड़ी सी 2-3 दिन की वॉलेटिलिटी के बाद आज ये संकेत है कि यहां से एक बढ़िया मूव निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी 40,000 का इमीडिएट टारगेट जैसे ही 40,000 का लेवल निकलेगा, 40,300 से 40,500 तक का मूव बहुत फास्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो सही कॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशंस बिल्कुल लेके काम कर सकते हैं यहाँ पे। पोजीशन लेकर काम करें, बैंक निफ्टी पर भरोसा है अनिल जी का, खरीदारी करके चलिए। आई किरण जी के पास चलते हैं, किरण का कमाल। गुड मॉर्निंग किरण जी, बताएं सर। दीप, अनिल जी ने अभी बैंक निफ्टी का कॉल दिया, बिल्कुल सहमति है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक जो कि बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता नजर आ रहा है, इधर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी और ये कंट्रीब्यूटर रहेगा बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके जाने के लिए। ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले 900 के कॉल ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी और 920 तक के कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग है और अभी 900 के कॉल में फ्रेश एडिशन देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कम से कम आज के लिए 910 से 915 के टारगेट्स आपको कैजुअली आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। 915 ही पकड़ लीजिए। तो मेरा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक का आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। आईसीआईसीआई का कॉल ऑप्शन अभी 18.75 रुपए के आसपास है, इधर बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 15.50 रुपए पे रहेगा। पहला टारगेट 27 रुपए, दूसरा टारगेट 30 रुपए। तो कॉल ऑप्शन के जरिए भी आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश कर सकते हैं। खरीदना है ना किरण जी? जी अनिल जी दीप, आईसीआईसीआई बैंक 900 का कॉल खरीदना है ना सर? 900 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 15.50 का स्टॉप लॉस, 27 रुपए का पहला टारगेट, 30 रुपए का दूसरा टारगेट। ये दोनों टारगेट्स आज ही हासिल हो जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक। 900 का कॉल आप खरीद कर चल सकते हैं। बैंकिंग काउंटर्स सब मोमेंटम में आ रहे हैं। जो ब्रेकआउट आया है बैंक निफ्टी पर अनिल जी की राय आई है और अब आईसीआईसीआई बैंक पर रखें नजर। आइए वक्त है जैन साहब से मुलाकात करने का। जैन साहब के जेम्स। जी जैन साहब बताएं सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एमएम फोर्जिंग्स लिमिटेड, और ये स्टॉक मैंने 12 जनवरी 2022 को दिया था जेम स्टॉक के तौर पे और वापस से टारगेट अचीव और बहुत बढ़िया लेवल्स पे वापस से आया। और अब जिस तरीके से देखिए फोर्जिंग्स वाली कंपनियां, भारत फोर्ज हो या आरके फोर्जिंग्स, ये सब भी सुर्खियों में, और जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के ओईएम्स के, और वो लोग को ये लोग सप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी बढ़िया करेगा आगे। और फंडामेंटली तो बहुत बढ़िया लगता है। ये 1946 से कंपनी कार्यरत है और उस टाइम पे लोग रिटेल बिजनेस में थे, इंपोर्टेड रॉयल एनफील्ड बाइक्स का काम करते थे। फिर 1974 में इन्होंने पहला स्टील प्लांट लगाया और आज जो इनफैक्ट जो अभी जो थर्ड जनरेशन मिस्टर विद्याशंकर कृष्णन, ही इज रनिंग द बिजनेस और वो आईआईटीएन है। तो मुझे देखिए आईआईटी मद्रास के वो पढ़े हुए हैं, और जब ऐसे क्वालिफाइड लोग, ऐसे डिग्निफाइड मैनेजमेंट होता है तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात ये है, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए इन्होंने कंपोनेंट्स बनाया है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाते हैं, एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स के लिए, ऑफ हाईवे कंपोनेंट्स बनाते हैं। और ज्योग्राफिकल अगर अपन देखें इनका पूरा प्रेजेंस तो 50% डोमेस्टिक और 50% एक्सपोर्ट्स है, तो अच्छा खासा फोकस है। रिसेंटली कंपनी ने बहुत अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी की है और उसकी वजह से भी आने वाले रिजल्ट्स बढ़िया रहेंगे। और कुछ इन्होंने एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज जो है उनको भी अच्छी यूटिलाइजेशंस और हायर की है। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स पे फोकस कर रही है, वहां पे भी बेहतर होना चाहिए। और दूसरी बात, रिसेंटली अक्टूबर 2021 में इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था। एक छोटा एक्विजिशन ही था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, बट यस, कैफोमा ऑटो पार्ट्स जो कि काफी स्ट्रेटेजिक था कंपनी के लिए। तो आने वाले दिनों में उसके भी बेनिफिट्स देखने को मिले और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसीलिए और भी बढ़िया आ रहे हैं। और अब देखिए, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहा था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 16-17% के लगभग रही है। सेल्स की कैगर 18% और
सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स का, जो मैं बता रहा था अभी, 24 करोड़ का पैट था जून 2021 में, उसके सामने जून 2022 में 30 करोड़ का पैट है। 97 करोड़ के टीटीएम बिजनेस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है, नेट प्रॉफिट्स पे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज पर्टिकुलरली बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग है उनका 18%, तो एफआईआईज डीआईआईज मिला के 19% के लगभग है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ 1% से ज्यादा के शेयर होल्डर्स 2-3 है। सो ओवरऑल प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 56-57% है। तो रेटिंग्स भी देख रहा था मैं, क्रेडिट रेटिंग्स काफी स्ट्रांग है, मतलब ए कैटेगरी है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक में इन लेवल्स पे एंट्री लेनी चाहिए और आराम से जो ऊपर के लेवल्स पहले ये स्टॉक ने दिखाया हुआ 1057 का, और उसके सामने आज 15-20% करेक्टेड भी है। ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स एक के बाद एक सब बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और ये भी बढ़िया कर रहे हैं। क्लास 8 व्हीकल्स के भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और इंडिया में भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स और सारे ऑटो कंपनीज के। तो मेरे हिसाब से 1030 और 1050 का टारगेट आने वाले दिनों में ये आराम से अचीव करें है आपके लिए MM फोर्जिंग्स, जहां पर रखनी है नजर जैन साहब की तरफ से आज का जेम्स का स्टॉक। इस बीच बैंक निफ्टी पर एक बार नजर डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपके लिए खरीदारी की राय आई थी। 39,950 का पहला टारगेट था खरीदारी के लिए, 39,947 का हाई अभी अभी बैंक निफ्टी ने बनाया। तो बात करते करते बैंक निफ्टी पर अनिल जी 100 पॉइंट की मूव हमने देखी, जिन लेवल से रेकमेंड किया था वहां से अब तक अच्छा मूव, और बैंक निफ्टी अब लीड कर रहा है, जो आप सुबह कह रहे थे लीडरशिप आ सकती है। चूंकि आप 40,000 के नजदीक पहुंच रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट का कर ले। निफ्टी भी 17,775 के ऊपर डीप ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, थोड़ी 825-850 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ी देर देखें, अब डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर दोनों हरे निशान में आए और ये बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर टिकता है, तो फिर निफ्टी भी आपके लिए 825-850 तक ले जाएगा, 17,825-850 और तो क्रूशियल लेवल पे। तो बेहतर ये है कि अब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, या तो कॉस्ट के आसपास रख ले या पार्ट बुक करके फिर वो करते चले, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। तो अपना प्रॉफिट भी बुक करते चले, वापस 100-150 नीचे आए फिर से एंट्री कर ली, दोनों तरफ का काम होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये है राय इस समय जी की तरफ से। स्टॉप लॉस जरूर अब अपना आप ट्रेल करके चलिए, ये क्लियरली मेंटेन कर रहा है, बट ऑफ कोर्स मूवमेंट तो यहाँ पर बढ़िया है और बैंक्स ही लीडरशिप इस समय आपको दिखा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की अभी बात चल रही थी, बंधन बैंक देखिए इस पर अभी अभी एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, बंधन बैंक का जरा चार्ट देखिए सर, बढ़िया मूव इस समय दिखा रहा है, अभी अभी एक स्पाइक आया इस पे सर। देखिए चार्ट भी बहुत जबरदस्त है दीपांशु, जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं इनमें दोबारा से एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक के लिए जो अगला टारगेट चार्ट पर निकल करके आता है वो 295-296 का है, तो यहां से भी कुछ तेजी बनने की पूरी संभावना है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की राय है बंधन बैंक। पालविया साहब, सिटी यूनियन बैंक, इस पर भी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, 2.5% ऊपर सर। जी बिल्कुल दीपांशु जी, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम देखा है हमने स्टॉक में, और पिछले दिनों में जिस तरीके से स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से एक्शन बन रही है, आज का क्लोज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जिसको आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है स्टॉक का प्राइस एक्शन, हमें लगता है 178 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर स्टॉक क्रॉस होता है आज के सेशन में और क्लोज होता है, तो फिर यहाँ से नेक्स्ट टारगेट इसका बनना चाहिए 185 से लेकर 190 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉक में एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन और उसका आज यहाँ पे ब्रेकआउट हमें लगता है होते हुए दिखना चाहिए, तो स्टॉक पे बाय करने की ही सलाह है। 173 स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 173 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। सिटी यूनियन बैंक 177 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, पहले तो ये कॉल हमने ये हमारे क्लाइंट्स को यही लेवल पे दिया है, बाय करके चलना है भारती एयरटेल, जिसमें एक मुझे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिखता है, 760 का वो लेवल है, और उसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आज का टारगेट 785-790 हो सकता है। पोजिशनल टारगेट 820 से 840 का है। पोजिशनल टारगेट का व्यू मतलब एक 8 से 10 दिनों के व्यू है, 1 से 2 हफ्ते के व्यू से। तो आपका स्टॉप लॉस 759 का होना चाहिए, 760 के हल्का सा नीचे। तो 5 से 7 रुपए की रिस्क होगी, यहाँ पे लेते हो थोड़ा सा नीचे ऐड करते हो तो, और 20-1 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूँ, वो भी आज और कल में। तो ये है आपके लिए भारती एयरटेल, जहां पर आपको रखनी है नजर। फिलहाल 785-790 के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे लेंगे तो फिर 800 के पार भी ये काउंटर जाने की तैयारी में है।
अच्छा मोमेंटम आ रहा है। टेलीकॉम स्टॉक्स एज अ स्पेस आपको इस समय आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया पर तो ऑफकोर्स हमारी नजर है ही, बट भारती एयरटेल कल की ब्लॉक डील के बाद अब इसमें भी एक नई जान आपको आती हुई दिख रही है। ओएमसीज आज काफी एक्टिव दिख रहे हैं, एचपी बीपी दोनों पर ही बढ़िया एक्शन है। आईओसी भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। एचपीसीएल वागले साहब लंबे समय बाद रेडार पर आए, इनफैक्ट तीनों ओएमसीज लंबे समय बाद रेडार पर आए। कोई ट्रेडिंग का मौका है इस पर सर? बहुत जल्दी ये तो निकल गया है, तो हल्का सा करेक्टिव मूव आता है तो लूंगा मैं। 254-55 के करंट भाव से आपको शायद 251 के लेवल्स मिल सकते हैं। पोजिशनली आपको लेना है तो यहां से लेकर 250 तक बाय करना है। 243 का स्टॉप लॉस होगा और 270 का पहला टारगेट मुझे लगता है वहां तक तो जाना ही चाहिए। 1 से 2 दिन में भी 3 दिनों का ये व्यू है। ओके, तो ये है राय आपके लिए एचपीसीएल पर थोड़ी और मजबूती 4% की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कुछ ऐसी स्पेस में जहां पर एक्शन भरपूर है, वो है फैशन रिटेलर कंपनियां। जो रिटेलर कंपनियां जो फैशन बिजनेस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बेचती है, वहां पर भरपूर और बड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। क्या है एक्शन, क्यों है एक्शन, बताने के लिए तैयार है नूपुर हमारे साथ। नूपुर बताइए। सर बिल्कुल, जैसे कि रिवेंज ट्रैवल की बात हो रही है, वैसे रिवेंज फैशन की भी बात है, शॉपिंग की बात है। फैशन में भी रिवेंज? बिल्कुल सर, खरीदारी, ट्रैवल कर रहे तो खरीदारी तो जरूरी है ना। क्यों? नहीं, क्लोथ्स फैशन। फोटो डालिए इंस्टाग्राम फोटो। माय गॉड, अच्छा। आजकल एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया है, आजकल है ना लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो जहाँ घूमने गए वहाँ की फील लेने के बजाय फोटो पे जाना है। शादी में गए तो मतलब फोटो का ज्यादा, मतलब कहीं भी जाओ फोकस फोटो पर ज्यादा है। एग्जैक्टली। बजाय वो ओकेजन या वो जो मौका है उसे एंजॉय करने के, है ना, दिखाना वो ज्यादा है, एक्सपीरियंस करना थोड़ा। और फिर वन टाइम से रिपीट भी तो नहीं होना चाहिए ना सर। अच्छा, बोलेंगे लोग वापस से वही पहन लिया। हाँ तो डालो मत ना, डालोगे तो पता चलेगा ना। नहीं तो अब आप किसी शादी में गए, कितने होंगे, 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, 1000 लोगों ने ड्रेस देखी ना। अगर डालोगे तो फिर हजारों देखेंगे। तो मत डालो खाली। और अगर दूसरी जगह पहुंच भी गए वही पहन के, 1000 में से 200 कॉमन होंगे, और कितने होंगे। अब डालनी भी है इंस्टा पे और रिपीट भी नहीं होनी है। रिपीट भी नहीं है, इसीलिए फैशन कंपनियां बिल्कुल एक्शन में। बताइए। तो काफी मोमेंटम है स्टॉक्स में। एबीएफआरएल, टीसीएनएस 15-14% की ग्रोथ है वहाँ पे। शॉपर स्टॉप, कल हमने रेमंड वाली कंपनी से बात भी की थी, मैनेजमेंट से। इनफैक्ट जो ट्रिगर्स है वो काफी स्ट्रांग है। FY23 में ये कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन साल होने वाला है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने वाली कंपनीज के लिए। जो अर्बन एरियाज है वहां से काफी मजबूत ग्रोथ आती दिखेगी। जो ट्रैवलिंग है वहां पे इंक्रीज है, उसके चलते जो लाइफस्टाइल चेंजेस अब नजर आ रहे हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ओकेजनल सेलिब्रेशन वेयर की बात करें तो वहां पे ये उम्मीद है कि 18 से 20% की ग्रोथ इस साल ये सारी कंपनीज देख सकती है। जो फुटफॉल्स है फिलहाल 95% रिकवरी आती दिखी है प्री कोविड लेवल से, लेकिन जो अपकमिंग फेस्टिव दिवाली सीजन आने वाला है वहां पे ये उम्मीद है कि 100% रिकवर होता नजर आएगा। और जो इंडस्ट्री लेवल पे जो कंसोलिडेशन हो रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के एग्जिट के बाद, जो ज़ूडियो जैसे स्टोर्स है, रिलायंस ट्रेंड, वी मार्ट जैसे स्टोर्स है, वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम फिलहाल दिख रहा है। रेमंड से जब हमने कल बात की थी तो कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि ये फैशन इंडस्ट्री के लिए, इनफैक्ट उनकी कंपनी के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स होने वाला है। एबीएफआरएल ने भी रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि जो उनका एक्सपेंशन प्लान है स्टोर्स को लेके वो काफी अच्छा स्ट्रांग है, और जो मास कम्युनिटी है उनके प्राइसिंग पॉइंट्स पे भी वो काफी फोकस करने वाले। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, एक्सपेंशन से, और इंडस्ट्री जो कंसोलिडेशन देख रही है वो सारी कंपनीज को बेनिफिट आते नजर आ रहे हैं। एबी फैशन ऑफ कोर्स हमारे सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रही है, स्टॉक अच्छे ट्रेंड में भी रहा है। सुबह वागले साहब खरीदारी की भी राय दे रहे थे, 336 के टारगेट के लिए नजर रखिए। टीसीएनएस क्लोथिंग, इस पर अच्छा मोमेंटम है। शॉपर स्टॉप आज थोड़ा सुस्त जरूर खुला था, बट रिटेल और फैशन स्टॉक्स यहीं पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि बाजार का बढ़िया एक्शन इस पर बना हुआ है। ओके, तो ये स्टॉक्स पूरे के पूरे एक्शन में आई। अच्छा, बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। बंसल जी, आप भी फैशन परस्त लोगों में माने जाते हैं? मतलब फैशन परस्त से मेरा मतलब है हिंदी भाषा में बड़े फैशनेबल हैं आप। नहीं अनिल जी, देखिए अनिल जी, अब कुणाल जी फैशनेबल हैं, वो देखिए नई नई शर्टें पहनते हैं। कल उनका मुझे मैसेज आया कि वो स्टूडियो आना है,
तो एक अच्छा सा बैग कैरी करना, तो लोकल बैग लेके मत आना, अपना नहीं तो अनिल जी का सोचिए। तो अनिल जी मतलब कि बिल्कुल मैं इस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि रिवेंज फैशन हो रहा है। अनिल जी आप कुणाल जी से पूछ लीजिए, वो जब मिलते हैं मेरे को मेरे बैग पे टिप्पणी करते हैं। हाँ। और कल अनिल जी उन्होंने एक नहीं 2-3 मैसेजेस करे। अच्छा। तो रात को उनको ही मैंने ब्रेकिंग न्यूज दी कि अनिल जी बॉम्बे चलेंगे, बैग की जरूरत नहीं है। नहीं तो बैग मतलब अच्छा सा बैग क्या मेरे लिए लेके आ रहे थे? नहीं मतलब कह रहे हैं कि आप स्टूडियो आते हो, मेरे और अनिल जी के साथ बैठते हो, तो एक डिसेंट कैरी बैग होना चाहिए आपके पास। अरे मुझे पहले पता होता मेरे लिए आ रहा तो मैं तो रुक जाता था, या वापस बुला लीजिएगा। भाई फैशनेबल में आपने सबका कुणाल जी में जैन साहब का लिया नहीं, जैन साहब बहुत ही बुरा मान रहे हैं, और सुमित जी तो कैमरे में भी नहीं देख रहे, बोले जाने दो। मेरे क्या, मुझे अगर फैशनेबल नहीं मानते हैं तो मैं देखूँ ही क्यों? सुमित जी ऐसी फीलिंग आई कि नहीं आई, बताइए जरा। नहीं अनिल जी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तो बोलना चाहिए था। ओके जैन साहब आ गए आप, गुड मॉर्निंग। अनिल जी जैन साहब म्यूट है, जैन साहब अभी अनम्यूट हो जाओ सर। अरे सर सॉरी, वो एक्चुअली क्या कई बार डर लगता है फोन बच जाते हैं जैसे वो खत्म होता है। हाँ, तो ये डर नहीं, बना बिल्कुल रहना चाहिए। फैशन की बात आई है और रिवेंज कंजम्पशन तो चल ही रहा है, रिवेंज टूरिज्म चल रहा है। और आपने सही बोला, वो इंस्टा पे आजकल फोटो के चक्कर में हर बार अलग अलग, हर स्टेशन के लिए अलग अलग कपड़े लेने पड़ते हैं, बहुत भारी होने लग गई है। ये बात तो सही है। मतलब मैं तो कई बार अंडर ड्रेस फील करता हूँ अनिल जी, कई बार जाते हैं ना कई फ्रेंड्स लोग के साथ, वो लोग की जो तैयारियां रहती है उसके सामने, मतलब कपल्स में जाते बात तो सही है। मतलब जितने कपड़े अपनी शादी में नहीं सिलवाए ना, उतने भांजे भतीजों की शादी में सिलवाने पड़ते हैं आजकल। ऐसा हाल हो गया सीरियसली। हाँ, और फंक्शंस भी बढ़ गए। मेरी शादी में 2 जोड़ी जूते से हो गया था, आजकल तो किसी शादी में 4 जोड़ी से कम तो ले जाता ही नहीं है जूतों के लिए। हाँ, जूते मतलब हर ड्रेस के साथ अलग जूते, शेरवानी के साथ अलग मैच होगा, कुर्ते पजामे के साथ कुछ अलग, ये जोधपुरी सूट के साथ कुछ अलग, और नॉर्मल सूट। अरे भाई साहब पूछो मत, क्या क्या हाल हो गए। तो ये नुपुर जो बता रही है एकदम सही बता रही है ना। ये मतलब एक हाँ, और इंडिया की जीडीपी का 18-20% कंट्रीब्यूशन शादियों से आता है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा खर्चा होगा। जी कुणाल जी। जयपुर। अनिल जी मुझे लगा आप कह रहे हैं कि जूते 4 ले जाने पड़ते हैं क्योंकि कुछ छुपा लिए जाते हैं, और तो छुपाते तो इसलिए शायद 4 ले जाते हैं। अरे प्रभु, छुपाते तो एक का है जो दूल्हा है, बाकी बारातियों का थोड़ी कोई छुपाता है। कौन सी प्रथा में आप? चलिए आइए। दूल्हे की तरह सज के जाते हैं आप अनिल जी, दूल्हे की तरह सज के जाते हैं। हाँ, मैं दूल्हे की तरह सज के जाता हूँ, लेकिन आप अभी भी दूल्हे की तरह सोच रहे हैं। सोच बदलिए, देश बदलेगा। ओके आइए करते मुलाकात बसीन साहब से। अब वक्त है बसीन के हसीन शेर का। बसीन साहब सुप्रभात। कुछ बड़ी और बढ़िया तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं बाजार। आज बढ़िया गैप मिला है, सपोर्ट भी मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से, कच्चे तेल से। सर पहले तो बाजार पर दे अपना आउटलुक। गुड मॉर्निंग। अरे सर एक मिनट, गुड मॉर्निंग क्या, आज तो 8 तारीख है, आप तो बॉम्बे में होने चाहिए आज। हाँ अनिल जी, वो एक्चुअली गणेश चतुर्थी विसर्जन है कल, तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप आएंगे तो रश में पकड़े जाएंगे, नेक्स्ट वीक का रखिए। ये बात तो सही है। मैंने कहा 2 दिन मंदी वालों को और दे दो कवर करने के लिए। अगले हफ्ते 18,000 आपके साथ जलसा मचाएंगे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थर्सडे की टिकट पक्की है सर, थर्सडे को चाहे होए ना होए, 18 हो या 19 हो, जरूर होगा वहीं पे। बहुत बढ़िया सर, मोस्ट वेलकम, आपका इंतजार है जी सर। तो अनिल जी अपडेट दे दूं, और मार्केट का आउटलुक ये अनिल जी देखिए, बहुत ज्यादा पेसिमिज्म ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। जो भी फेड ने करना और कराना है वो ऑलरेडी यूएस मार्केट्स में डिस्काउंटेड है। नाउ स्लोली बट श्योरली दे विल बी द लैंग्वेज ऑफ नॉट अपसेटिंग द मार्केट्स एंड येट एक्टिंग प्रूडेंटली। तो हॉकिशनेस विल टर्न इनटू डविशनेस, एंड आई थिंक बाय 21st यू विल बी लुकिंग एट अ वेरी वेरी सुप्रीम मार्केट ग्लोबली। और इससे ज्यादा क्या चाहिए कि जेपी मॉर्गन ने 358 वाला तेल ही $80 करा दिया। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो अगर जेपी मॉर्गन के शेयर है भेज दो, क्योंकि इन जैसे कलाकारों ने ही शेयर बाजार का सत्यानाश कराया है, सॉरी टू से द वर्ड। सो यू शुड हैव योर प्रूडेंस व्हेन यू गेट द मौका, आपको लेना चाहिए। आपका अपडेट भी दे दूं, IEX, आइडिया, IOC तीनों आउट परफॉर्मर है। उसके अलावा मदरसन सुमी मेरा टॉप पिक है, OEM में बने रहिए। आज के 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। देखिए अनिल जी, सबसे बड़ा शेयर जो सबके पास होना चाहिए वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स इज नाउ कुबोटो एंड MNC trading at 13 times 1 year forward, and Kubota is the 3rd largest
ट्रैक्टर मेकर इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन जापान। और मुझे लगता है इस स्टॉक की री रेटिंग शुरू हो गई है। भाव तो 2500 जाएगा, लेकिन अभी आप 1975-80 में लीजिए, 2100 का टारगेट है और 1930 का स्टॉप लॉस, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। दिस स्टॉक इज मेकिंग न्यू हाइज और ये 2100 तो मिनिमम टारगेट है। दूसरा पिक अनिल जी, द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल एंड इंसुलिन प्लेयर विद बायोफार्मा बीइंग द एसेंस इज सिंजीन, और सिंजीन में एक ब्लॉक डील देनी होनी थी, हो गई। आई थिंक एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन ये इट इज इवन मोर क्रिएटिव देन बायोकॉन। तो 574-75 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 563, 600 का टारगेट मुझे सिंजीन में दिखता है। तो मिड कैप स्टॉक्स वायदा कारोबार से चुने हैं बसीन साहब ने, एस्कॉर्ट्स और सिंजीन, यहां पर करनी है आपको खरीदारी। ये दोनों स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, बढ़िया तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे थे। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर सुमित जी। दीपांशु, एक तो कल का अपडेट देना रह गया। कल एक्सपायरी का ऑप्शन जो दिया था उसके अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, टारगेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया बहुत बढ़िया बात है, और जो लोग अभी भी होल्ड करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और आज के दिन क्लोजिंग तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट और निफ्टी ऊपर ही लग रहा है। तो ये तो था अपडेट कॉल ऑप्शन का, निफ्टी के कॉल ऑप्शन का 17600 का, जो कल एक्सपायरी के ऑप्शन के तौर पे दिया था। तो टारगेट हिट का मोहर लगा सकते हैं। अब जिस स्टॉक के लिए बिगुल बचा है, स्टॉक का, ये स्टॉक मैं बहुत नीचे के लेवल से दे रहा हूं, करीब करीब 60 रुपए के लेवल से दे रहा हूं, और अभी ये स्टॉक 74 रुपए के पास आ चुका है। तो स्टॉक का नाम है करूर, और इसके अंदर तेजी होगी जरूर। करूर वैश्य बैंक। अच्छा, करूर, इसमें तेजी होगी जरूर। अब दूसरी लाइन भी बोलो, वैश्य बैंक, आगे। नहीं अनिल जी, खाली करूर के साथ ही जुड़ा है। अच्छा, करूर पे ही रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो अनिल जी, करूर वैश्य बैंक जी, जिसका नाम है करूर, स्टॉक में तेजी होगी जरूर। ये स्टॉक अनिल जी मैं 60 रुपए के लेवल से रिकमेंड कर रहा हूँ। ये स्टॉक मेरे को आने वाले समय में 3 डिजिट में लगता है। स्टॉक अभी 73-74 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर बढ़िया मूव आएगा, और थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू रखेंगे तो एक 3 डिजिट तक के लेवल हमको आने वाले समय में करूर वैश्य बैंक में देखने को मिलेंगे। स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो 68 से 69 के आसपास है, जो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं जिन्होंने पहले से ले रखा है। 68 का स्टॉप लॉस लगा के करूर वैश्य बैंक में खरीदारी करें। 80 रुपए से लेके 85 रुपए तक के टारगेट जल्दी स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। ओके, तो करूर वैश्य बैंक पर करें खरीदारी। बैंकिंग स्टॉक्स पर ही मोमेंटम है, बैंकिंग स्टॉक्स पर ही नजर है। आरबीएल बैंक पर भी देखिए 3% का एक स्पाइक अभी अभी आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट ये भी पिछले कुछ मिनटों में सबसे एक्टिव बैंकिंग काउंटर रहा है। करूर वैश्य बैंक पर भी आप मूव देखें। मेट्रोपोलिस पर एक अच्छी मूव आ रही है, 4.5% ऊपर, इस पर भी रखें नजर। कई सारे स्टॉक्स हैं, फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं, बाजार भी आपको बढ़िया मूड माहौल में दिख रहे हैं। तो आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। बाजार है मजबूत, इनकी ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ 2 बड़े लेवल की तरफ नजरें बनाए हुए। 17,800 पर निफ्टी और 40,000 पर बैंक निफ्टी इसके बेहद पास है। पार करेंगे और भागेंगे या थोड़ा यहां आराम विश्राम करना चाहते हैं, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। तैयार है जय ठक्कर, वक्त है कैश का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग जय, बताइए क्या है इरादा? कल क्लोजिंग शो में मैं था नहीं, तो अगर आपने कोई ऑप्शन दिया तो मेरे पास में ध्यान में है नहीं, तो वो भी अपडेट दे दीजिए, और साथ ही बताइए नया क्या करना है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। डेफिनेटली मिस किया अनिल जी आपको, मगर यस कॉल ऑप्शन जरूर दिया था अनिल जी। वहां पे 17,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दिया था अनिल जी, और उसके
सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, तो वहां पे तो अपडेट दे दिया गया है कि वहां पे प्रॉफिट आप बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड अनिल जी, आप इंपॉर्टेंट लेवल्स पर फिर से आ गया है निफ्टी। आई मीन 17,750 800 ये रेंज जो है 17,750 775 के लेवल्स क्लोजिंग सेशन में कल मैंने सोचे थे कि आज आ सकते हैं, और इनफैक्ट 800 तक पहुंच गया निफ्टी, ऑलमोस्ट स्पॉट की लेवल की बात कर रहा हूं मैं। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेना चाहिए 15 सितंबर की एक्सपायरी का, इन एंटीसिपेशन ऑफ अ ब्रेकआउट। मैं यहाँ पे एक कॉल देना चाहूंगा, और वो है 17,850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये स्ट्राइक इसीलिए चूज कर रहा हूं अनिल जी, पहले तो मैं लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पे आपको खरीदना है 126 रुपए पर 17,850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 15 सितंबर की एक्सपायरी का। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है जी, दैट वुड बी एट 77। सो 126 पर खरीदे, 77 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है। पहला टारगेट अनिल जी यहाँ पे जो बन रहा है दैट इज 175 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 204। 175 204 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। रीजन मीन अनिल जी के डिस्पाइट वीक ग्लोबल क्यूज मार्केट संभला, 17,500 के लेवल्स को, लोअर एंड ऑफ द रेंज को होल्ड किया, और इनफैक्ट एक्सपायरी के दिन अपर एंड ऑफ द रेंज पर आया है, और इनफैक्ट काफी अच्छी तरह से होल्ड आउट भी कर रहा है। सो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ आपको ये रेंज के ब्रेकआउट देखने मिले, जो 17,800 और 500 की रेंज रही है। सो 800 के ऊपर ब्रेकआउट आना जरूरी है, एंड वो आता है फर्दर देन निफ्टी इज डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स 17,950 17,950 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। यहाँ से और 150 पॉइंट की तेजी 17,800 के ऊपर, तो इसीलिए 17,850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन चूज किया है, जिसमें आपको एक अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है, बट नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है। ओके, तो ये है आपके लिए अगले हफ्ते का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, यानी कि डेटा को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है। जब भी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन देते हैं और एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी आज कर रहा है, अगर आज दीप वही है कि क्लोजिंग अच्छी मिल जाए तो निफ्टी जो ये आखिरी बाधा है 750 800 की रेंज की, इसको पार करके अगर जो बंद हो गया तो जय जो बोल रहे हैं 17,850 का अगले हफ्ते का, अगले गुरुवार का कॉल ऑप्शन खरीदिए 126 में 175 204 के टारगेट के लिए बहुत ही बेहतरीन। जय, जरा एक बार राय है ना बैंक निफ्टी पर भी दीजिए, अगर आपको थोड़ा समय चाहे तो मैं आपको के पास घूम फिर के आता हूं, जरा बैंक निफ्टी भी तैयार करके रखिएगा डेटा वगैरह। तब तक आइए, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हमारे साथ हैं तैयार, शरद अवस्थी सर और मुदित गोयल साहब, बिगुल के साथ स्वागत। शरद जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सुप्रभात। पहला स्टॉक जो हम आज चुन रहे हैं वो है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज। कंपनी की प्रीमियम पोजीशन है नॉर्दर्न मार्केट्स में, बिस्किट्स में और केक बंस में, बेक्ड आइटम्स में, बेकरी के आइटम्स में। कंपनी काफी QSRs जैसे मैकडी वगैरह हैं उनके लिए भी मेजर प्रोवाइडर है। कंपनी के दो नए प्लांट्स, एक महाराष्ट्र में और एक MP में आ रहे हैं, जिससे सेंट्रल इंडिया और बाकी अदर देन नॉर्दर्न इंडिया जो आपका वेस्टर्न इंडिया है वहाँ भी ग्रेजुअली वो अपनी सप्लाई को इम्प्रूव करेंगे। और कंपनी के पास लगभग 400 बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं और 90 बिस्किट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो कुल मिला के ये काफी प्रीमियम प्रेजेंस में कंपनी है, और ग्रेजुअली ऑल इंडिया एक्सपेंशन जैसे जैसे ये करेंगे वैसे वैसे काफी फायदा होना चाहिए। रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो प्रेशर था वो काफी हद तक कम हो गया है। QSR में किस टाइप की ग्रोथ आ रही है वो हम देख ही रहे हैं, तो बेक्टर फूड्स में भी ये ग्रोथ परकोलेट करनी चाहिए। अगले 2 साल टॉप लाइन में करीब 15% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए, और बॉटम लाइन में करीब 25% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए। तो FY24 में हमारे अनुमान से लगभग 15 से 17 रुपए के आसपास की EPS आ सकती है। तो अगर 20-25 का भी मल्टीपल मिलता है तो हमें लगता है 500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बेक्टर फूड एक बढ़िया बेट है। ओके, 500 रुपए तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। मिसेस बेक्टर्स फूड में खाने पीने की चीजों में है जबरदस्त तेजी। आइए, तेजी का एक और स्टॉक बताने के लिए तैयार है मोदी जी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। बताएं मोदी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। देखिए पहले तो एक अपडेट दूंगा। काफी टाइम से हम लोग लॉन्ग टर्म पिक में CDSL और BSC को बाय कराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी भी हम बोलते हैं कि ये दोनों स्टॉक्स अगर पोजीशन है होल्ड करके चलिए। CDSL में 1440 और 1520 ये दो टारगेट्स नजर आएंगे। BSC में 770 से 800 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। कुछ खबरें बन रही हैं, कल भी मैं चैनल पे देख रहा था, तो वो पॉजिटिव खबरें हैं, वो दोनों स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है।
अब अगर लॉन्ग टर्म पिक के लिए बात करते हैं तो थर्मेक्स यहाँ पे पसंद आ रहा है। थर्मेक्स के जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, एक बड़े अप मूव के बाद कुछ कंसोलिडेशन और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट थर्मेक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। 2800 के टारगेट के लिए थर्मेक्स को यहाँ पर लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आएगा 2330 का। ओके, तो ये है आपके लिए थर्मैक्स जिस पर खरीदारी की राय आ रही है इस समय मुदित जी की तरफ से, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए कुछ 10 की कमाई के कॉल्स भी लिए। पालिया साहब बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक सर। दीपांशु जी 10 की कमाई में स्टॉक रहेगा रेमंड। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो 8 से 10 वीक से स्टॉक एक साइडवेज नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप है, स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और एक कंसोलिडेशन के बाद आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनी है, हमें लगता है ये एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रही है। हम यहाँ पे रेमंड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में जो टारगेट आना चाहिए करीब 1140 से 1150 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से कोई गिरावट मिलती है तो भी इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 960 रुपए के आसपास, और 1150 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए रेमंड यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी 10 की कमाई में। ओके, तो रेमंड से वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, 10 की कमाई का एक स्टॉक कुणाल जी और राकेश जी से भी पूछ लिया जाए, बताएं सर। अनिल जी देखिए 10 की कमाई में मैं और राकेश जी आज स्टॉक पर दोबारा से एक बार राय दे रहे हैं। ये है शॉपर स्टॉप। इस पर अनिल जी पहली बार मैंने और राकेश जी ने नवंबर में खरीदारी की राय दी थी पिछले साल। तब इस स्टॉक का भाव 300 रुपए के आसपास होता था, और उसके बाद हाल में हमने 600 रुपए के आसपास फिर से खरीदारी की राय दी, और अब ये स्टॉक जो है 700 रुपए की ओर कूच कर रहा है। मौजूदा स्तरों पर गिरावट में शॉपर स्टॉक को बाय करके चलना है। बड़े अग्रेसिव हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, तो गिरावट में एक्यूमुलेट करें। रिटेल में हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त क्रांति आ रही है और शॉपर स्टॉप उसकी अगुवाई कर रहा है, तो गिरावट में शॉपर स्टॉप में खरीदारी करनी है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इसको दूसरी बार हम रिकमेंड कर रहे हैं। एक बार हमने इसको 622 625 के अराउंड भी रिकमेंड किया था। अब ये स्टॉक 2018 के हाईज के ऊपर निकल चुका है। अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश पर है, तो करेक्शन पर शॉपर स्टॉक में निवेश की राय है 812 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए शॉपर स्टॉप खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से 10 की कमाई के तौर पर। रिटेल वाले स्टॉक्स की अभी हम जिक्र कर ही रहे, सबके सब ये बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जय तैयार है अपने बैंक निफ्टी के रिसर्च और डेटा के साथ। जय, ऐसे ही सवाल पूछूं या बिगुल के साथ? नहीं अनिल जी, अभी बिगुल की थोड़ी वेट करूंगा मैं, बट देन डेफिनेटली इस पे व्यू दे देता हूँ जी। जी तो अनिल जी बैंक निफ्टी पर मेरा ये व्यू है कि प्रोबेबिलिटी है अनिल जी यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट देने की। मैं तो एक ही लेवल अनिल जी पहले से देख रहा था। ये वीक में भी हमने जब बैंक निफ्टी दफे डिस्कस किया था तो एक टारगेट थे मेरे 40,000 से लेकर 40,050, इनफैक्ट 90 तक गया स्पॉट में, और वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। बट देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनिल जी ये कि ये एक्सपायरी में बैंक निफ्टी ने 39,000 को अच्छी तरह से होल्ड किया, इज अगेन हैज जंप बैक टू 40,000 लेवल्स अनिल जी। तो आज के लिए ये 40,000 के लेवल्स ही इंपॉर्टेंट है, जिसके निकलने के बहुत ही अच्छे चांसेस है। और जैसे ही 40,000 के ऊपर थोड़ा बहुत टिकता है बैंक निफ्टी, देन इवेंचुअली नेक्स्ट टारगेट अनिल जी इसका बहुत ही बड़ा टारगेट इसका इनफैक्ट निकल कर आ रहा है 41,000 तक के लेवल्स। हमें सीधा 1000 पॉइंट का एक मूव बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है, एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी। मतलब एक ही हफ्ते में आपको 1000 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है वहां पे। इज जस्ट दैट कि 40,000 40,050 ये लेवल्स के ऊपर अगर होल्ड आउट कर जाए, सो अनिल जी फर्दर मोमेंटम देखने मिलेगा। कीपिंग इन माइंड दी एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी नहीं होती अनिल जी आज, देन मे बी चांसेस ज्यादा थे कि यहाँ से ही हम ब्रेकआउट की एक व्यू ले सकते थे इन एंटीसिपेशन ऑफ द सेम। बट देन एक्सपायरी पे जब वो लेवल्स निकलने जरूरी है, और वो निकलते हैं तो बहुत ही तेजी से हमें एक अपमूव देखने मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से बैंक निफ्टी पर राय। ब्रेकआउट दिख रहा है बैंक निफ्टी पर जय को, और लेवल्स दिख रहे हैं अनिल जी को भी। थोड़ी देर पहले आपके लिए कॉल भी आती हुई दिखी थी, जहां पर पहले टारगेट के बेहद करीब आपने बैंक निफ्टी, इनफैक्ट पहला टारगेट बैंक निफ्टी पर हिट भी आपने होते दिखा है अनिल जी की तरफ से। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर क्या राय दी गई थी आपको।
बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदने हैं 39,850 850 की रेंज में खरीदना है। 39,675 ये स्टॉप लॉस है और यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट जो बनेगा दीप पहला होगा 39,950 का, 40,050, 40,200, 40,325 ये सारे टारगेट है जिसके लिए बैंक निफ्टी में ये सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूँ मैं आपको जिसके लिए खरीदारी करनी है। 39,950 का पहला टारगेट था खरीदारी के लिए, 39,947 का हाई अभी अभी बैंक निफ्टी ने बनाया। तो बात करते करते बैंक निफ्टी पर अनिल जी 100 पॉइंट की मूव हमने देखी, जिन लेवल से रेकमेंड किया था वहां से अब तक तो यह आपके लिए बैंक निफ्टी पर अनिल जी की कॉल और टारगेट भी हिट होते हुए दिख रहा है। पहला टारगेट हिट हो गया है और अभी जैसे जय बता रहे थे यहां से और अच्छी मूव आपको बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। तो मार्केट्स तो अच्छे मूड माहौल में है, बट आज कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है एक बार इस पर भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि सुबह से एक्शन बना हुआ है। 22 पैसे मजबूत खुला था रुपया, अब थोड़ा सेटल हो गया है, 10 पैसे की मजबूती आपको दिखा रहा है। तो जितनी अच्छी मूव आई थी ओपनिंग पर वो सस्टेन नहीं कर पाए। ग्लोबली हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत है, बाकी करेंसीज में तो बड़ी गिरावट है, हमारा रुपया फिर भी रिलेटिवली आपको स्टेबल ही दिखा है। कच्चे तेल कल की 6% की गिरावट के बाद आज भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिखा रहा है, लगभग सपाट ही कारोबार हो रहा है। 6620 के लेवल पर कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस पर दबाव बना हुआ है, इस समय भी आप वीकनेस देख रहे हैं। सोने की बात करें यहां पर भी आपको दबाव दिख रहा है, एकदम सपाट आपको इसमें कारोबार हो रहा है। थोड़ा कल बाउंस बैक आया था बट उसके बाद एक्शन नहीं बना है, सुबह के लेवल से फिसलते हुए सोना दिखा है। सिल्वर भी सुबह के लेवल से फिसल रहा है बट 54,100 के ऊपर होल्ड कर रहा है। बेस मेटल्स में अच्छी खरीदारी है। जिंक पर रखिए नजर, 1% ऊपर आपको जिंक के दाम दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम 0.5% ऊपर है, कॉपर 0.5% ऊपर है और लेड में भी आधे % की खरीदारी है। तो बेस मेटल्स की आज अच्छी परफॉर्मेंस है, बाकी कमोडिटीज ठीक ठाक ही कारोबार कर रही हैं। मोतीलाल ओसवाल की राय है गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चले आप 50,300 के लेवल पर, 50,120 का लगाइए। स्टॉप लॉस टारगेट होगा 50,650 का। सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 53,500 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 52,900 का रहेगा और टारगेट होगा आपका 54,500। कच्चा तेल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बेचिए 6750 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 6900, टारगेट 6500 और कॉपर का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 640 के लेवल पर, 636 का स्टॉप लॉस, टारगेट 647। तो एक सेल कॉल है क्रूड पर, उसके सामने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों मेटल्स में करें खरीदारी, यह है मोतीलाल ओसवाल की सलाह। तेल की तेजी पर ताला, अनिल जी यही आज पूरा आधे घंटे का फोकस रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम एक समय में हम देख रहे थे $140 तक पहुंच गए थे, वहां से फिर $100 के आसपास हवर कर रहे थे, अब पिछले 2 दिनों में काफी तेजी से गिरकर आए हैं। आगे क्या एक्शन बनेगा, इस साल के निचले स्तर पर है, क्या ये वापस तेजी आएगी या फिर अब दबाव में आ जाएगा और यहां से और गिरावट आ सकती है। हमारे साथ एक दमदार एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ने वाला है। पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी RS पांडे साहब होंगे, ऑयल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब होंगे, कोटक सिक्योरिटीज के सुनील कटके होंगे और SMC ग्लोबल की वंदना भारती भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो एक जबरदस्त पैनल होगा हमारे साथ तेल पर बात करने के लिए। साथ ही एमिरेट्स NBD के धर्मेश भाटिया साहब भी होने वाले हैं। तेल की तेजी पर ताला, आधे घंटे का स्पेशल शो कच्चे तेल के मुंह पर आएगा आज अनिल जी 11:30 बजे। ओके, तो 11:30 बजे यह है विशेष आयोजन कच्चे तेल की तेजी पर आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है पोजिशनल पिक्स का। तो आइए पोजिशनल पिक की शुरुआत करते हैं शरद सर से। शरद जी बताएं सर। जी, तो पहला पोजिशनल पिक हमारा है यूग्रो कैपिटल। कंपनी MSME फाइनेंसिंग पे फोकस करती है और करीबन 8 से 10 सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिस पे वो फोकस कर रही है। कंपनी की करंट AUM 3-3.5 हजार करोड़ रुपए है, बट कंपनी का प्लान है कि FY25 तक वो इस AUM को बढ़ा के 20,000 करोड़ रुपए करेंगे, जो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। GNPAs वगैरह अभी भी अंडर कंट्रोल है, लिवरेज भी ज्यादा नहीं है और अभी लगभग 35-40 लोकेशंस पे थी कंपनी, जो एक्सपैंड करके वो 85 लोकेशंस को सर्व करना चालू कर देंगे। सचिंद्र नाथ द्वारा प्रोमोटेड कंपनी है और आगे चल के हमें लगता है कि MSME स्पेस में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लेड प्लेटफॉर्म की ये बात कर रहे हैं उससे काफी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में तो अर्निंग्स में काफी अच्छा उछाल आके कुछ डाइल्यूशन के बाद भी हमें लगता है 15-16 रुपए तक की EPS आने लगना चाहिए और इस ग्रोथ के साथ साथ जो मल्टीपल कंपनी को मिलता है उसमें भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए।
हमारे अनुमान के हिसाब से FY24 में बुक वैल्यू करीब 150 के आसपास होनी चाहिए। तो अगर 150 के आसपास की बुक वैल्यू पे 2 टाइम का मल्टीपल 145 से 50 की बुक वैल्यू पे 2 टाइम का मल्टीपल भी मिलता है, तो हमें लगता है 290 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से यूग्रो कैपिटल एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। ओके, तो यूग्रो कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर भी या पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी, इस पर भी रखनी है नजर है एक स्टॉक पर जो कल सबसे ज्यादा चर्चा में था, खबर के बाद काफी तेज इस पर दौड़ भी लगी, वो है कॉनकॉर। एक पॉइंट पर तो 12% ऊपर भी दिख रहा था, इंट्राडे में 8.5% ऊपर बंद हुआ। आज इस पर रखनी है नजर। आज वैसा एक्शन ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा है, बट हाँ 1% ऊपर है। खबर एक्चुअली ये है कि लैंड लाइसेंस फी को 6% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है। पर क्या इतना बड़ा फायदा होगा कॉनकॉर या बाकी कंपनीज को? क्या है इसका फाइन प्रिंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसा अनिल जी बात कर रहे थे सुबह। आइए एक बार इसके बारे में समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए एग्जैक्टली क्या फैसला लिया गया है? देखिए दीप, ये तो है कि लैंड लीज पॉलिसी जो है नई पॉलिसी लाई गई है। अब बेसिकली इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो जो अवधि है 5 साल से बढ़ा के 35 साल कर दी है, ये काफी अच्छा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है उनको इस पूरे लैंड लीजिंग में लाना था रेलवे की, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। दूसरा जो फीस है 6% से बढ़ा के 1.5% ऑफ द लैंड वैल्यू किया गया है। ये पहले 6% के आसपास थी, उसके बाद ये 7% बढ़ने वाली थी, लेकिन इसको भी कम कर दिया गया, 1.5% के आसपास किया गया है। इसके अलावा काफी सारे और कदम उठाए हैं, जैसे कि पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये जो है इन पे भी 1.5% के आसपास की लाइसेंस फीस लगेगी अगर ये रेलवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है उनको भी 1000 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। इस तरह के काफी सारे और नियम जो है उनको यहाँ लाया गया है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट जो हाईलाइट करूंगा। एक तो यह है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने यहाँ पे 1 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के आसपास का, प्रति वर्ष के आसपास का चार्ज जो है वो सरकार लेगी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा था करीब 700 हेक्टेयर के आसपास की जमीन जो है वो कॉनकॉर के पास है, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो करोड़ के भी नीचे निकल के आता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, और अगर आप वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट नंबर 3 है कि अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग कार्गो टर्मिनल है और अगर वो इस नई पॉलिसी या फिर नई रिजीम में आना चाहते हैं तो उनको फिर से कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा, बोली जीतनी पड़ेगी, और फिर ही वो ये नई रिजीम में आ सकते हैं। हालांकि उनके पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल होगा, लेकिन अगर किसी और बिडर ने हायर बिड की तो आपको उसको मैच करना होगा। अगर आप मैच नहीं कर पाए तो वो जमीन आपके हाथ से गई। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर कॉनकॉर का प्राइवेटाइजेशन करना है और अगर कोई कॉनकॉर को खरीदना चाहता है और अगर नई पॉलिसी का आपको फायदा उठाना है तो आपको फिर से जाके बिडिंग ही करनी है, तो मैं कॉनकॉर को क्यों खरीदूं? नहीं, एक मिनट वापस से समझो। इसमें मेरा ध्यान कहीं और था पूरा ढंग से। हाँ, बाकी चीजें तो हमें पता है कि कल उन्होंने जो लैंड लाइसेंसिंग फीस जो की है वो 1.5% कर दी। 1.5% कर दी। अंदाज ये था कि 2.5-3%, 3.5% करेंगे, उसके सामने 1.5% की तो सबको बड़ी खुशी हुई। हाँ। मैं चूंकि था नहीं शो में, इसलिए मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये कि 1.5% कर दी तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, लाइन लगा कर लोग आएंगे कॉनकॉर को खरीदने के लिए, हमें दे दो, बहुत अच्छी कंपनी। ये हुआ, स्टॉक 12% बढ़ा, 8% ऊपर बंद हुआ, यहाँ तक मुझे पता है। हम आगे बताऊं तो अनिल जी इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, जो इस प्रेस सीरीज में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आप इसमें जाएंगे तो उसमें लिखा है कि अगर जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जो कि रेलवे का लैंड कार्गो टर्मिनल के लिए यूज कर रही है, जिनके पास है, अगर वो इस ऑप्शन पे स्विच करना चाहती है नई रिजीम में जहां पे 1.5% किया गया और 35 साल के लिए दिया गया लैंड, अगर वो करना चाहते हैं तो उनको फिर से कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में जाना होगा, उस जमीन को जीतना होगा। सामने और कोई कॉम्पिटिटर होगा, वो अगर बिड करेगा उस जमीन के लिए तो आपके पास ROFR है, राइट। जमीन को जीतना होगा, ये जमीन थोड़ी खरीद रहे तो खाली फीस लीज पे है, लीज है ना, लीज फिर से लेनी पड़ेगी, लीज आपको फिर से लेनी पड़ेगी। तो मतलब कॉनकॉर ने जो भी कॉनकॉर के पास जो भी रेलवे की जमीन लीज पे है एग्जिस्टिंग, उनको फायदा नहीं है। अगर उनको 1.5% वाले इसमें आना है तो फिर से बोली लगानी, तो बोली किस चीज की लगानी? लीज के लिए, जमीन की लीज के जीतने। वो तो 1.5% फिक्स हो गया, इसमें क्या बोली लगानी? नहीं, 1.5% तो अनिल जी फीस है और ये लीज है, यानी कि किराए पे जो जमीन लेते हैं, तो जमीन किराए की बोली लगेगी, तो उसके लिए बोली लगेगी, बोली कॉनकॉर को भी लगानी पड़ेगी और दूसरी कंपनियां भी लगाएंगी। अगर आपको 1.5% रखना है फिक्स तो, नहीं तो 6% भरते रहो। अच्छा, 6% तो कोई भरेगा नहीं। तो सवाल उठता है वो इंटरेस्टिंग है ना। अगर मेरे को कॉनकॉर खरीदना है तो मैं कॉनकॉर उसकी जमीन के लिए क्यों खरीदूं जब मैं उस जमीन के लिए खुद बिड कर सकता हूँ?
मेरे पास भी तो राइट होगा ना बिड करने के लिए। तो जो नई बिडिंग होगी वो उसमें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को भी करनी पड़ेगी और जो कोई अभी ऑन कर रहा है एग्जिस्टिंग को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, अच्छा, बिड मैच कर सकता है, आप मैच कर सकते हो। शरद सर देखिए, आपने ये खबर जितनी अच्छी ऊपर ऊपर से दिख रही थी उतनी अंदर अंदर से उतनी मजबूत दिख नहीं रही। नहीं, मुझे लगता है कि ये जिस टाइप की डील है और जैसे ये बात कर रहे हैं, अगर वैसा कुछ इन्होंने अनाउंस किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप डिसइन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए बात कर रहे हैं और अगर वहां पे सामने वाले को वो लैंड ही लेने का, अगर सिर्फ कोई लैंड वाले राइट्स के लिए ही ले रहा है तो वो एक एडिशनल स्वीटनर था कि आपका लैंड लीज का वो कम हो जाए। जो भी नया इन्वेस्टर आएगा वो कॉनकोर के एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी आएगा, आई बिलीव, जो बाकी सेटअप है, सिर्फ लैंड के लिए तो कोई नहीं आएगा। बट अगर ये है कि अगर कोई नया बिडर उतना अग्रेसिवली उसमें बिड नहीं करता है इस प्राइसिंग के लिए तो कॉनकोर के लिए फायदा है। बट अगर अग्रेसिवली लोग सिर्फ लैंड के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक सेंस कि आप कॉनकोर में इतना अग्रेसिवली एंट्री लें, जो कि खाली लैंड तो आप खुद भी बिड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कॉनकोर के लिए खबर है थोड़ी मिक्स्ड है इस समय, समझना और पड़ेगा। मैनेजमेंट के साथ भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वहां से भी क्लैरिफिकेशन आएगा आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल कॉनकोर पर रखिए नजर इस खबर के दम पर। आइए बैंक निफ्टी पर एक बार नजर डाल लीजिए, डेज हाई पर है और 39,975 पर अब बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। पहला टारगेट हिट, दूसरे टारगेट की तरफ स्ट्रॉन्ग मूव बैंक निफ्टी करते हुए दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से भी करनी है बातचीत, बस 2 मिनट में लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। एक काम करते हैं, मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुका है, सीधे चलते हैं न्यूज पर यूज, मुलाकात करते हैं मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड से। मिश्र धातु निगम लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत 1973 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। डिफेंस, न्यूक्लियर, एरोनॉटिकल, स्पेस प्रोग्राम के लिए अलॉयज बनाने का काम करती है ये कंपनी। सुपर अलॉयज, स्पेशल स्टील में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को इस कंपनी की स्थापना हुई है। और सारे बड़े सरकारी कंपनियां, डीआरडीओ, इसरो, भेल, ये और एचएएल, ये सारी की सारी बड़ी कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट है, इन्हें ये अपने अलॉयज सप्लाई करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं मिश्र धातु निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार झा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो एनआईटी जमशेदपुर से 1988 में इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन की है। इंजीनियरिंग के बाद आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में है, वहां पे आपने ज्वाइन किया था और वहां से आपने होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से आपने पीएचडी यानी डॉक्टरेट की डिग्री भी ली है और 27 साल से ज्यादा का आपका अनुभव डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में रहा है और 2016 से आप मिश्र धातु में डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन हो रहे, अब सीएमडी है। झा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले आजकल है ना सुर्खियों में है बड़ा डिफेंस सेक्टर, लगातार एक के बाद एक सारे प्रोडक्ट्स में सरकार डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में लगी है, कम से कम इंपोर्ट हो, यहाँ की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा काम करें। इसमें मिश्र धातु के लिए किस तरह के मौके खुलते हैं, आपके लिए किस तरह की संभावनाएं बनती है, ये बताएं सर। आपने सही कहा कि पिछले कुछ दिनों में डिफेंस में प्रोडक्शन के क्षेत्र में जी बहुत सारे ऐसे पॉलिसी, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे टारगेट्स हुए हैं जो कि एक तरह से दर्शाता है कि डिफेंस आने वाले दिनों में भारत को आत्मनिर्भर की तरफ बहुत अच्छे ढंग से लेके जाएगा। मैं पहले ये लक्ष्य की तरफ जी सर। या साहब शायद आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, हम आपको देख तो पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार जरा अनम्यूट करके देखें सर। ओके, हम सर से फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ कुछ तकनीकी गड़बड़ है। लेकिन हाँ, मिश्र धातु निगम बड़े समय बाद हमने मुलाकात करने का सोचा है कि एक तो कारण ये है कि डिफेंस सेक्टर में बड़ा काम हो रहा है और डिफेंस सेक्टर की लगभग सारी दिग्गज कंपनियों को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम मिश्र धातु निगम करती है। दूसरा, एरोस्पेस में भी बड़ा काम हो रहा है, Exactly. वहां पर भी मिश्र धातु के क्लाइंट्स हैं। तीसरा,
कुछ नई फैसिलिटी भी इनकी शुरू हुई है रोहतक हरियाणा में, तो हमने सोचा वहां पर किस तरह का कारोबार ये करने वाले हैं तो वो भी पूछा जाए। ऑर्डर बुक इस वक्त किस तरह की है, तो ये सारे कारण हैं जिनके चलते हमने मिश्र धातु को इनवाइट किया। इस बीच पहले एक बार जल्दी से मैं आपको बता दूं बाजार का हाल 17,750-75 के आसपास दीप वहीं पर टाइम पास हो रहा है। बैंक निफ्टी लेकिन अच्छी मजबूती के साथ 40,000 के नजदीक पहुंचा है। ब्रेकआउट करके फिर होल्ड कर रहा है, वो थोड़ा टाइम लग रहा है एक्चुअली। हाँ, बड़ा लेवल है ना, 17,800 भी बड़ा है, 40,000 भी बड़ा है। तो आज आप हाई देखिए 39,988, 12 पॉइंट नीचे 40,000 से। निफ्टी 17,792, 8 पॉइंट नीचे 17,800 से। तो बढ़िया है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करें जी। आइए जब तक हम फिर से जहा साहब से मुलाकात करें तब तक आपको बता दें धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स। आप सोचेंगे ये कंपनी का नाम तो पहली बार ही सुना। हाँ तो सही बात है, पहली बार ही सुना होगा। आज ही लिस्ट हुई, नाम पहले सुना होगा, देखेंगे आज ही ये लिस्ट हुई है। पहली बार धामपुर शुगर से अलग होकर ये लिस्ट हुई है और इस वक्त ये दिख रहा है 168 रुपए 30% नीचे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना बढ़ने के बाद भी 30% नीचे दिख रहा है। अच्छा अब 5% का हो जाएगा। नहीं ये तो कोई बेस प्राइस बनाई होगी जिससे 30% नीचे लिस्ट हुआ है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन आइए वैसे बेस प्राइस से देखें 1% ऊपर है ये, 2%, हाँ 2 रुपए ऊपर होना चाहिए। तो ये अभी क्या सर्किट बना जाएगा इसे? नहीं खुला है, नहीं अभी तो सर्किट नहीं है। हाँ तो 9:45 बजे सेटल हो गया होगा 10 बजे। हाँ ये तो हो गया अभी ट्रेड। तो चलिए पहले तो कंपनी की डिटेल समझ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, क्या कुछ इसके फाइनेंशियल है। नूपुर जरा बताइए। बिल्कुल सर, मई में धामपुर शुगर से ये डीमर्ज हुई थी धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, जहाँ पे जो कंपनी की 3 बड़ी यूनिट्स थी उसे डीमर्ज कर दिया गया था। जो रेशो था वो 1:1 का था। जो फिलहाल जो इंडिकेटिव प्राइस दिखा रहा था ये 234 रुपीज का था, जो बिल्कुल मिरर प्राइस था धामपुर शुगर का, वो भी इसी रेंज पे ट्रेड करता है, इसलिए शायद वहां से इसने कैलकुलेट करके 30% का डिस्काउंट दिखा रहा है। अगर हम इसकी कैपेसिटी देखें तो जो बायो ऑर्गेनिक्स है उसकी 25,000 टन की कैपेसिटी है शुगर में, और 312 किलो लीटर की जो डिस्टिलरी है बी हैवी में वो है। वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बी हैवी मोलासिस होता है वहां से काफी उसकी जो प्राइस होती है वो ए और सी से काफी ज्यादा होती है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। अगर फाइनेंशियल्स देखें तो FY22 में कंपनी के जो रेवेन्यूज थे वो 1550 करोड़ के आसपास थे, जो मुनाफा था वो 100 करोड़ के आसपास था। पहली तिमाही में कंपनी ने जो रेवेन्यूज किए वो 500 करोड़ के तो किए, लेकिन जो मुनाफा आया वो सिर्फ 8 करोड़ के आसपास था। लेकिन जो अनुमान है आगे जो तिमाही है और जो पूरे साल का वो ये है कि जो रेवेन्यूज तो होंगे वो पिछले साल के बराबर होंगे, लेकिन जो मुनाफा होगा वो 102 से बढ़ के 120-130 करोड़ के आसपास हो सकता है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें और जो शुगर इन्वेंट्री लेवल्स है उसकी बात करें, फिलहाल जो शुगर के प्राइस है वो 34 रुपीज पर केजी के आसपास है और नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में कोई भी मेजर इन्वेंट्री गेन्स आने की कोई भी फिलहाल उम्मीद नहीं है। इसलिए अगर वैल्यूएशन देखें, नॉर्मली जो शुगर कंपनीज होती है उनके वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग 5-6 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। अगर इसे हम 6 टाइम्स FY24 पे भी अगर वैल्यू करें तो इसका प्राइस 140-150 के आसपास आता है, और जो ROC है फिलहाल वो सिर्फ 9% का है। एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल ये 15% के आसपास हो सकता है, क्योंकि जो बी हैवी मोलासिस से जो कंपनी के रेवेन्यू आने वाले हैं वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए धामपुर बायो, जहां पर आपको रखनी नजर। ये भी स्टॉक एक्शन में आ रहा है। आज लिस्ट होने के बाद पहला दिन है, थोड़ा उतार चढ़ाव इस पर आपको दिखेगा। आई थिंक सर मिधानी की मैनेजमेंट वापस आ बिल्कुल। हाँ, जा साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत हुई थी। तो सर आप बता रहे थे कि जो डिफेंस की वजह से काफी बड़े ऑर्डर्स आने की संभावना है, बड़ी संभावनाएं खुल रही, आप अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अभी जो लक्ष्य है $25 बिलियन के प्रोडक्शन का और $5 बिलियन एक्सपोर्ट का अगले 3 साल 2025 तक में, उसके तहत अगर आप देखें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, जो कि संभावना आ भी रही, प्रकट भी हो रही है। रिसेंटली जो आपने देखा जो काफी सारे नेगेटिव लिस्ट जो डिफेंस मंत्रालय ने जो कि जारी किए हैं, उससे काफी हमारे जितने भी डिफेंस से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको काफी इसका फायदा मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया और आगे और भी मिलने वाला है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो मटेरियल्स का इसमें जो आने वाले जो हमारे उपकरण में जो मटेरियल्स का जो योगदान होता है,
इसमें मिधानी की अहम भूमिका है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मटेरियल्स पहले से ही रक्षा क्षेत्र में और न्यूक्लियर में और बाकी स्पेस में इस सब में काफी इस समय यूज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इस सब का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा, और ओवरऑल मिधानी के अलावा बाकी और भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मटेरियल्स में, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इन सबको फायदा होने वाला है। और दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है और जो इंडस्ट्री के लिए जो एक्सपोर्ट की तरफ काफी आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्रालय ने जो कि एक जो डाटा और आंकड़ा जारी किया था, उसमें पिछले 5 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और हमको लगता है कि आगे आने वाले जो टारगेट्स हैं हमारे, जो अभी हम 1.2 और 1.3 बिलियन डॉलर पे हैं, वो आगे जाके 5 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। तो ये सब ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जो रक्षा क्षेत्र के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको काफी इसका फायदा मिलेगा। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, अभी फिलहाल आपकी ऑर्डर बुक कितनी है और इस साल नए ऑर्डर्स कितने जुड़े हैं, अगर एक अंदाजा दे पाए सर? अभी तक हमारा जो ऑर्डर बुक है 1400 करोड़ का है, और अभी तक हमने करीब जो 300 करोड़ का तो बुकिंग किया है, और अभी लेकिन विजिबिलिटी है कि आगे आने वाले दिनों में हम 600-700 करोड़ और बुक करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी स्टार्ट हुए हैं, उन सब के ऑर्डर्स अभी आने वाले हैं। तो इन सब का अभी आंकड़ा मैंने अभी यहाँ आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो अभी अपने डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में है। बट बाकी जो हमारे एक आर्मर के फैसिलिटी आया है रोहतक हरियाणा में, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि उसके भी काफी सारे ऑर्डर्स आएंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ये भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स का या आर्मर्ड व्हीकल्स का, इन सब का रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा होने वाला है, और ये सब का फायदा उस हमारा जो यूनिट है उसको मिलेगा। ओके। और उसके अलावा हमने एक बहुत ही यूनिक इक्विपमेंट एस्टैब्लिश किया है, इंडिया का जो पहला वाइड प्लेट मिल है, जिसमें कि हम बहुत सारे स्पेशल अलॉयज का प्लेट बना सकते हैं, सीट्स बना सकते हैं। तो इन सब से भी हमको उम्मीद है कि ऑर्डर बुक में वृद्धि होने की संभावना। अच्छा सर, ये जो रोहतक में आपने नई फैसिलिटी की बात की है, इसके बारे में बताएं सर, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करने वाले हैं और यहाँ से कितना रेवेन्यू आपके लिए आएगा? रोहतक को हमने ये यूनिट हमारी एक्सक्लूसिवली एक आर्मर फैसिलिटी के रूप में ये काम करेगा, जिसमें कि व्हीकल आर्मरिंग, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और भी जितने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा। और इसमें अभी प्लांट का ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट हो गया है, और आने वाले दिनों में जो ऑर्डर्स की जहां तक बात है, अभी हमारे पास इनिशियल ऑर्डर्स कुछ है, लेकिन हम बहुत सारे ऑर्डर्स अभी वेंचर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कैपेसिटी को फुल कैपेसिटी तक प्लांट को लेके जाना है। लेकिन जब फुल कैपेसिटी पे प्लांट चलेगा तो मुझे उम्मीद है कि 200-300 करोड़ तक का इसका टर्नओवर हम हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन रोहतक फैसिलिटी का भी, और साथ ही ऑर्डर बुक मजबूत 1400 करोड़ की। जहाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे लिए समय देने के लिए और मिधानी की योजनाओं पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, बाजार मजबूत है और वक्त है एसपी लिमिट कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक का। शरद जी तो दे चुके यूग्रो कैपिटल, लेकिन इंतजार कर रहे हैं मोदी जी अपने नंबर का। मोदी जी, आपका नंबर आ चुका है, बताएं सर। जनरली अनिल जी, बहुत बढ़िया स्टॉक मीडियम टर्म के लिए हमने चुना है। बाय करके चलना है TWL, टीटागढ़ वैगन लिमिटेड, 172 रुपये 50 पैसे CMP है। यहाँ पर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर 195 से 200 रुपये तक के अपसाइड मूव TWL में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 162 का। स्टॉक के चार्ट पर बात करते हैं तो करीब 115 रुपये के ब्रेकआउट के बाद लगातार ये काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है। और अच्छी चीज वॉल्यूम देखने को मिली है। लास्ट करीब 2 हफ्ते से बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन चार्ट्स पर हुआ है, तो हमें लगता है एक बड़ा अपसाइड मूव TWL में आ सकता है। 195 से 200 के टारगेट्स के लिए TWL को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 162 का। ये है आपके लिए टीटागढ़ वैगन्स में खरीदारी करने की राय। आती हुई 162 का स्टॉप लॉस, 195 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। शॉर्ट टर्म पिक्स बाकी, उससे पहले किरण जी तैयार हैं 10 की कमाई के शेयर के साथ। किरण जी बताएं।
अनिल जी, बाय करना है अमी ऑर्गेनिक, AMI ऑर्गेनिक। मेरा मानना है कि करंट लेवल से 1038 का करंट मार्केट प्राइस है, इधर से 1000 रुपीज ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 950 का, और अगर 6 से 8 महीने देते हैं तो मेरा मानना है कि 1300 से 1400 के टारगेट्स आपको एमए ऑर्गेनिक्स में देखने को मिल जाने चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन और बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन चालू है, इसलिए एक्यूमुलेट करने की सलाह है। इसका ब्रेकआउट 1100 के ऊपर मिलेगा, उसके बाद 1300 और 1400 शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए एमी ऑर्गेनिक्स। ये आजकल बड़ा पसंद आ रहा है, बहुत लोगों ने रिकमेंड करना शुरू किया है ना। हाल ही की लिस्टेड कंपनी मेरे ख्याल से एमी ऑर्गेनिक्स एक से निकाल दो। भजन साहब ने भी किया था क्या? नहीं, भजन साहब ने कोई और किया था, सेठी साहब ने किया है, जैन साहब ने किया है। तो काफी लोगों को पसंद आ रहा है। 1044 के आसपास है, 950 का स्टॉप लॉस और 1300। सेठी साहब का तो है ही, जैन साहब का भी है, सेठी साहब का था। हाँ, बढ़िया। जैन साहब का जेम स्टॉक भी था, बिल्कुल जेम स्टॉक। आइए इस बीच बढ़ते हैं आगे, और कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कुछ डिटेल्स जो सरकार की तरफ से आ रही है। सोलर पावर डेवलपर्स को कहीं से भी किसी भी तरह के उपकरण खरीदने और इंपोर्ट करने की मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि इनकी है कमी और सरकार चाहती है कि सोलर की दिशा में काम हो फास्ट। तो क्या कुछ हो रहा है डेवलपमेंट, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर सबसे बड़ी राहत जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं, जैसे कि टाटा पावर हो गया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एनटीपीसी, ये सभी स्टॉक्स या ये सभी कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार अब एक्शन में आ रही है कि घरेलू जितने भी ये सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, पहले यही लिस्ट जारी हुई कि जितने भी ये कंपनियां हैं डोमेस्टिक लेवल्स पे उनसे ही अप्रूवल के बाद खरीदारी करें। बट अब ये रिलैक्सेशन हो सकती है कि अगले 1 साल तक जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स हैं उनको ये छूट दी जा सकती है कि जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड लार्जली अगर आप देखें तो इसके पहले भी चाइना से लगभग 90% ये इंपोर्ट होता हुआ आया है। तो जिस तरह की वैल्यू है और जो आर्बिट्ररी प्राइसिंग डोमेस्टिक जितने भी मेकर्स, सोलर मॉड्यूल मेकर्स हैं, वो लगाते हुए दिख रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए और जो शॉर्टेज है जैसे कि आपने बताया, उसकी वजह से यहां पर बड़ी शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। और अब आगे चलकर ये शॉर्टेज शॉर्टेज है इसको पूरा करते हुए नजर आएंगे बाहर से अगर इंपोर्ट हो जाती है तो डेफिनेटली इनके लिए काफी बड़ी राहत मिल सकती है। और आगे चलकर सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि जो हायर कस्टम्स ड्यूटी लगी है उस वजह से आगे चलकर जितने भी ये सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनको अपने टैरिफ्स बढ़ाने के मौके मिले। तो टैरिफ्स भी अगर बढ़ते हैं और यहां पर इंपोर्ट के भी फायदे मिल जाते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए काफी बड़ा जो है ये राहत मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए सोलर इक्विपमेंट से जुड़ी हुई सारी कंपनियों के लिए फायदे की बात। उनके लिए सस्ते इक्विपमेंट्स आएंगे जिनको जरूरत है, चाहे वो घरेलू बाजारों से ले चाहे बाहर से मंगवाए। करेक्ट? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। शरद जी है, कुशल ऐसा फील कर रहे हैं कि सारे डिसीजन कुशल नहीं लिए हैं, ऐसी फीलिंग आई कुशल? चलिए, तो शरद जी तैयार हो, उससे पहले जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। जय के लिए बिगुल। जय बताइए। यानी जी खरीदना है मेट्रोपोलिस का फ्यूचर्स, अभी चल रहा है 1482 पर। 1482 पर आप खरीदे मेट्रोपोलिस का फ्यूचर्स। इसके टारगेट्स पोजिशनली एनर्जी ऊपर में बन रहे हैं 1580 से लेकर 1630। सो 1580 एंड 1630 ये तो पोजिशनल टारगेट्स के लिए मेट्रोपोलिस का फ्यूचर्स खरीदना है जी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा डाउन साइड में 1438 का, जो हिसाब से थायरोकेयर में मूव हुए। थोड़ा दुख भी हो रहा है जी कि वो मिस हो गया कल, ध्यान में आया था रडार में, बट मिस हो गया। बट देन मेट्रोपोलिस आई थिंक इसका भी सिमिलर काइंड ऑफ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है। वॉल्यूम्स जो कल हुए थे पूरे दिन में उससे ज्यादा ऑलरेडी आज हो चुके हैं इनिशियल 1 आवर में, और डबल बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट भी है। डेली चार्ट्स पर के लिए मोमेंटम में बाय है और वीकली चार्ट्स में ऑलरेडी एक बाई क्रॉसओवर आपको काफी तरह से देखने मिला था। आई थिंक दिस स्टॉक लाइक थायरोकेयर ये भी ऊपर अच्छा पिकअप करेगा एंड आई थिंक इट शुड हेड टुवर्ड्स 1630। सो अग्रेसिव टारगेट्स ऊपर 1630 तक के एनर्जी मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स खरीदते चलना। ओके,
परफेक्ट है। तो मेट्रोपोलिस का फ्यूचर खरीदें 1438 के स्टॉप लॉस के साथ। यहां करें खरीदारी 1580 और 1630 के दो टारगेट के लिए। पसंद आ रहा है मेट्रोपोलिस जय ठक्कर को। आइए वक्त न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, माफ कीजिएगा, मार्केट आउटलुक में। बाजार के जाने माने दिग्गज और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, क्योंकि घरेलू बाजारों पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। साथ ही साथ उनका गहरा लंबा बड़ा अनुभव है पूरे मैक्रो फैक्टर्स के साथ साथ कंपनियों की माइक्रो बैलेंस शीट्स और उनके बिजनेसेस को समझने का भी। मिहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो इस वक्त चर्चा का विषय यही है कि हम दुनिया भर के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मजबूत है और हमें ग्लोबल मार्केट से फर्क पड़ेगा बहुत कम, थोड़ा सा। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं या फिर ऐसा सोचने वाले लोग ज्यादा जरूर से ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं? क्या व्यू है आपका लोकल वर्सेस ग्लोबल पर? नमस्कार अनिल जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, जो इंडिया की आउट परफॉर्मेंस आई है वो काफी सरप्राइजिंग है और अच्छी भी है, और टू सम एक्सटेंट इंडिया के जो स्टैंडर्ड ऑन फंडामेंटल्स है उसकी वजह से भी ये आउट परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि हम जो है हमारा जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक लिंक ज्यादा है। हम एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते जीडीपी ग्रोथ के लिए। सो टू दैट एक्सटेंट हम हमेशा चाइना से अलग रहे हैं, जहां पे चाइना एक्सपोर्टर कंट्री है, डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट्स। ताइवान, कोरिया, चाइना, थाईलैंड, ये सब जो कंट्रीज हैं काफी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है ग्रोथ के लिए। हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहे हैं और सर्विस सरप्लस में रहे हैं, और उसकी वजह से टू दैट एक्सटेंट हम थोड़े अलग हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। हाँ, जो रिसेंट जो स्ट्रेंथ हमारी मार्केट दिखा रही है पिछले 2-3 महीने में, 2-3 महीने में क्या मैं बताऊंगा, 1 साल से, वो काफी हद तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वजह से दिखा रहे हैं। जिस तरह से डोमेस्टिक सेविंग पूल, डोमेस्टिक सेविंग सरप्लस जो है वो स्टॉक मार्केट में आ रही है, उससे लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियलाइजेशन की थीम है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के फोलियोज देखें, इंश्योरेंस के सेल्स देखें, डीमैट अकाउंट ओपनिंग देखें। हम आपने नोटिस किया होगा 10 करोड़ डीमैट अकाउंट क्रॉस कर गए हैं ये महीने में। पैंडेमिक के पहले 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। तो ये जो स्टॉक मार्केट में लोकल पैसा आ रहा है उसकी वजह से भी काफी हद तक हमारी मार्केट सस्टेन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे मार्केट काफी बेहतर है, अच्छी बात है, और हमारी ग्रोथ भी मजबूत नजर आ रही है। तो ये जो अच्छी मजबूती वाला मामला है, उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट की थीम क्या, हिंदुस्तान से जुड़ी हुई कंपनियां यहाँ के सेक्टर से चुनने चाहिए या फिर ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए कुछ मौके वहां भी बन सकते हैं कि अगर कोई किसी देश में किसी तरह की समस्या है तो वो सेक्टर्स हमें फायदा दे सकते हैं? कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं, ये बताएं सर। सबसे बड़ी थीम तो डेफिनेटली आपने जैसे कहा डोमेस्टिक थीम है। डोमेस्टिक थीम में कंजम्पशन आ जाती है, जैसे कि ऑटो है, ऑटो एंसिलरीज है, पेंट्स है, एक्सेट्रा। तो वो एक डोमेस्टिक थीम में हम काफी पॉजिटिव हैं, और यही सबको फंडिंग करने के लिए बैंक्स की जरूरत होती है, तो बैंकिंग पे हम काफी बुलिश हैं। विद इन फाइनेंशियल्स बैंक्स हम ज्यादा पॉजिटिव हैं कंपेयर टू एनबीएफसी, क्योंकि ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का माहौल है उसमें एनबीएफसी फंडिंग में थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है, तो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहते हैं। तो बैंकिंग है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, और तीसरा जो डोमेस्टिक थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है नए नए सेक्टर्स में, डिफेंस की इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही है, प्लस जो मल्टीनेशनल से बड़ी बड़ी वो चाइना +1 बहुत ही सीरियसली परस्यू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो एरियाज हैं उसमें बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक करने की बात हो रही है, और कंपनीज ऑलरेडी उस पर काम कर रही हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड बैंकिंग, ये जो बड़े थीम्स हैं उसमें हम पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं आईटी वगैरह, उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारी जो गुड न्यूज है वो ऑलरेडी हो चुकी है। लास्ट 2 साल में, 2.5 साल में हमने जो तेजी देखी थी आईटी में, इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, और सेक्टर अच्छा भी करेगा, लेकिन रिलेटिव टू डोमेस्टिक थीम मेरे ख्याल से अभी ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो हमने ओवरऑल स्ट्रेटेजी में आईटी का वेटेज कम किया है,
और ये जो डोमेस्टिक तीन चार थीम्स हमने देखी उसमें वेटेज बढ़ाया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं, 3 बड़ी थीम्स मेहर सर बता रहे हैं, एक बैंकिंग, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सारे ये सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर हो सकता है। उसमें कैपिटल गुड्स भी आ गए, आपके डिफेंस भी आ गए, ये सारी कंपनियां काफी मजबूत है। और जो आईटी जैसे सेक्टर्स हैं जो विदेशियों पर जिनका कारोबार ज्यादा निर्भर है, वहां थोड़ा सा सावधानी रखें। किस तरह के बदलाव सर आप अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में कर रहे हैं हाल ही में, अगर कोई वो शेयर कर सके हमारे दर्शकों के साथ तो वो भी एक इंसाइट हमें मिल पाएगी, बताएं सर। डेफिनेटली, तो यही जो हमने 3 थीम्स की उसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए हैं। आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेगमेंट में वेटेज थोड़ा कम किया है, और दूसरा जो हम कमोडिटीज पे जो थोड़े न्यूट्रल टू पॉजिटिव थे उसमें भी वेटेज घटाना शुरू किया है, क्योंकि लास्ट 1 महीने में जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक की कमेंट्री आ रही है वो काफी टाइटनेस की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यूरोप खास करके जो है वो डेफिनेटली रिसेशन में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कमोडिटीज डिमांड उसकी वजह से कम हो सकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाइना, वहां भी स्लोडाउन की काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो चाइना और यूरोप में जिस तरह के स्लोडाउन आ रहा है तो लग रहा है कि कमोडिटीज इंक्लूडिंग ऑयल, मेटल्स एक्सेट्रा उसमें डिमांड कम हो सकती है। तो वहां भी हम पोर्टफोलियो में वेट घटा रहे हैं। ठीक बात है। तो एक सर सवाल कच्चे तेल पर लेना चाहता हूं, लंबे समय बाद अब $90 के आसपास आया है, क्या व्यू आपका बन रहा है और क्या ये बड़े फायदे की बात हमारे मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए हो सकती है? डेफिनेटली सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट जो है वो ऑयल से ही है, और उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन है, करेंसी सब जगह पे इम्पैक्ट आता है, फिस्कल डेफिसिट में इम्पैक्ट आती है, कंजम्पशन में इम्पैक्ट आती है। और ऑयल जो है रिसेंटली जिस तरह से नीचे गया है, मुझे लगता है कि ये जो सप्लाई रिस्पांस आ रहा है ओपेक वगैरह से, उससे भी ज्यादा स्लोडाउन का प्रॉब्लम लग रहा है चाइना और यूरोप में। तो मेरे ख्याल से ऑयल अब जो है 120 जो हमने देखा था बहुत हाई लेवल, वो शायद इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा। 70 to 80 के रेंज में अगर भी रहेगा तो इंडिया के लिए काफी फायदे कारक है। बात है। तो ये आपके लिए कच्चे तेल को लेकर व्यू भी। धन्यवाद मीर सर आपका समय देने के लिए, और डीप इनसाइट मार्केट्स के लिहाज से भी और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौकों के लिहाज से देने के लिए। मीर वोरा सर बताते हुए बाजार के बारे में, CIO और डायरेक्टर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर। आइए बढ़ते आगे, और इस बीच शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का भी वक्त है, और शॉर्ट टर्म पिक्स से एक बार शुरुआत करते हैं शरद जी के साथ। शरद सर बताएं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स हम लोगों को काफी अच्छा लगता है इन वैल्यूएशंस पे। कंपनी रेडियोलॉजी पैथोलॉजी में प्राइमरीली फोकस करती है, ज्यादा हिस्सा रेडियोलॉजी से आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ ज्यादा है इनकी, और उसका काफी अच्छा फायदा इनको मिल रहा है। इनकी जो कॉस्टिंग है वो भी कंपेयर टू अदर डायग्नोस्टिक प्लेयर्स काफी सबड्यूट है, 40 से 80% तक का डिफरेंस है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव रन अप आ रहा है जिसकी वजह से बहुत सारा मार्जिन डिप्लीशन लोगों को बाकी प्लेयर्स को देखने मिल सकता है, कृष्णा को उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस चूंकि ज्यादातर गवर्नमेंट टाई अप से बिजनेस आता है, और आयुष्मान भारत वगैरह आने के बाद और जनरली भी डायग्नोस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़नी चाहिए आने वाले समय में। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स में भी यही है कि ग्रेजुअली वो अपनी पैथोलॉजी वाले सेगमेंट की भी रेवेन्यूज को बराबर पे लाना चाहते हैं, लगभग आधे पे लाना चाहते हैं रेडियोलॉजी के साथ साथ, और गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर है वहां से भी अपने रेवेन्यूज को वो बराबर लगभग ले आना चाहते हैं, जो अभी 60-70% लगभग गवर्नमेंट से आता है। तो ये दो चीजें जैसे जैसे होती हैं वैसे वैसे रिटर्न रेशियोज में भी आने वाले समय में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। हमारा ये मानना है कि रेवेन्यूज या सेल्स में लगभग 20-22% की CAGR रहनी चाहिए अगले 2 साल, और मुनाफे में लगभग 24% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए। तो 35 रुपए के आसपास की अर्निंग्स हम उम्मीद कर रहे हैं FY24 में, तो 20 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कृष्णा डायग्नोस्टिक। ओके, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक है वो स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर खरीदारी करने की राय आ रही है आपके लिए शरद जी की तरफ से। मोदी जी आपकी भी बाकी है शॉर्ट टर्म या हो गई? नहीं अनिल जी बाकी है। बाकी नहीं, मुझे तो पता था, मैंने कहा आपको भी चेक कर लूं, बहुत देर होगी तो। जी सर बताएं। देखिए अनिल जी, डिफेंस की बात चल रही है तो जो स्टॉक हमने चुना है वो डिफेंस सेक्टर से ही है। बाय करके चलना है अपोलो माइक्रो सिस्टम, जिसका ट्रेडिंग सिंबल अपोलो है।
161.50 CMP है, यहाँ पर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 176 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 156 का। बड़े अप मूव के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन था। आर्ली चार्ट्स पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और लास्ट फ्राइडे को एक इस काउंटर में बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था। हैवी काउंटर्स वहां पे हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है, वो पोजीशन अभी तक इंटैक्ट है। वीकली चार्ट्स पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना के इस काउंटर में लास्ट वीक ही ब्रेकआउट आया और इस वीक में फॉलो अप बाइंग नजर आ रही है। तो बढ़िया अपसाइड मूव अपोलो माइक्रो सिस्टम में देखने को मिल सकता है। बाय करके चलेंगे 176 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 156 का। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो माइक्रो सिस्टम, यहां पर खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म के तौर पर। और बढ़िया आगे उससे पहले देख लीजिए नीचे जो खबर चलती हुई दिख रही है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब थोड़ी देर में बात करेंगे, पत्रकारों से बताएंगे लैंड लाइसेंस फीस की पॉलिसी में जो कल बदलाव है उसकी कुछ और विस्तार से जानकारी और डिटेल्स, क्योंकि कई लोगों को ये सारे थोड़े से क्लैरिफिकेशन चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम उसका विश्लेषण भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे कि शायद बिडिंग फिर से करनी पड़ सकती है सारी कंपनियों को, या फिर ये कौन के लिए जो डाइवेस्टमेंट का रास्ता बड़ा साफ करती हुई दिख रही है। सारी चीजों को समझेंगे। रेल मंत्री जुड़ेंगे 11 बजे, अब से थोड़ी देर में। उससे पहले जब तक वो आए उससे पहले ब्रेक लेके हमको वापस भी आना है। बिल्कुल। तो 17,750 के आसपास 125 पॉइंट ऊपर निफ्टी है और बैंक निफ्टी 39,925 के आसपास है, 915 के आसपास। डाउ फ्यूचर्स चुपचाप हमें देख के धीमे धीमे बढ़ रहे हैं बिना किसी को बोले। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब 25 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं, 27 पॉइंट ऊपर नैस्डैक, 37 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स पर, और बाजार अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, सुमित जी, शरद जी, जय ठक्कर साहब और मोदी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दोपहर के शो में आपसे फिर सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। अब सुन जगह पर आप सब खड़े हो जाएं। जय हिंद।